सही है, हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले कुछ जावास्क्रिप्ट के टाइप समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो किस तरीके की थी, उसमें मसले क्या हैं, या फिर वो जावास्क्रिप्ट होती क्या है? या जो अभी मैं मसले डिस्कस करूँगा आप लोग सोचेंगे यार ये चीज़ें हमारे ज़हन में क्यों नहीं है? क्या ये वाक़ई प्रोग्रामिंग का नहीं ये इश्यूज़ भी हैं? लेकिन वो इश्यूज़ नहीं, एक प्रोग्रामिंग का तरीका होता है, तो हम लोग उस तरफ पढ़ेंगे। कोड ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। एक को हमारे पास कहा जाता है सिंगल थ्रेड और एक को हमारे पास कहा जाता है मल्टी थ्रेड। सिंगल थ्रेड, थ्रेड से मुराद हमारे पास यहाँ पे उसका धागा होता है। एक हमारे पास प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे पास आती है सिंगल थ्रेड और एक हमारे पास आएगी मल्टी थ्रेड। अब सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड में फ़र्क है, अभी तक आपने प्रोग्रामिंग देखा है, ये हमारे पास लाइन बाय लाइन चल रही है। अगर लाइन नंबर 10 पे कंसोल लिखे तो पहले लाइन नंबर 10 का चलेगा, देन 11 का, देन 12 का, देन 13 का, यानी इस तरीके पे सीरीज चलेगी। और अगर किसी भी पॉइंट में हमारे पास एरर आ जाता है, लेट्स से लाइन नंबर 11 वाले कंसोल में एक एरर आ गया, तो आगे की प्रोग्रामिंग हमारे पास स्टॉप हो जाती है। इस चीज़ का फ़ायदा तो है, चलो कि यार एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा होगा, इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिले। लेकिन इसका एक नुकसान भी है हमारे पास। देखिए, बाज़ दफ़ा अभी जो वेबसाइट्स बन रही हैं, वो फिलहाल स्टैटिक वेबसाइट्स हैं। आपको स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स याद है? स्टैटिक से मुराद जो एक न्यूज़पेपर यानी जिसमें एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, उसमें यूज़र आके सिर्फ देखता है। और जो डायनामिक है उसमें यूज़र आके इंटरेक्शन करता है, लाइक अपना डेटाबेस होगा, डेटाबेस से मुराद अपना अकाउंट क्रिएट करेगा या फिर अपना कोई भी किस्म का डेटा बीच में प्रोवाइड करेगा। हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक में छोटा-सा डिफरेंस ही है। अब सिंगल थ्रेड में अगर हम लोग देखा जाए कि अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें हमारे पास डेटाबेस भी है, यूज़र भी क्रिएट हो रहा है, तो हम लोग इसी रूल के ऊपर लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है वो सिंगल थ्रेड है। सिंगल थ्रेड पे क्या होगा, ऊपर पहले जो हमने काम लिखा है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखी है वो चलेगी। फिर लेट्स से लाइन नंबर 10 के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो किसी डेटाबेस से जाके डेटा माँगता है और फिर डेटा माँगने के बाद उसको कहीं भी लेट्स से इधर कराता है हेलो और आगे उसका नाम प्रिंट करा देता है। हेलो लेट्स से हेलो मुगीस आ गया, कुछ इस तरीके पे कराता है। जो मुगीस नाम निकल गया है ये हमारे पास डेटाबेस से निकल गया है। तो क्या होगा बेसिकली अगर मैं सिंगल थ्रेड के अकॉर्डिंग चलूँ तो हमारे पास जो लाइन नंबर 10 को लेट्स से एग्जीक्यूट होने में जितना भी वक़्त लगता है, कि जब तक हमारे पास उसका आउटपुट नहीं आएगा हमारी कोडिंग स्टॉप रहेगी। डेटाबेस बाज़ औक़ात तो हमारे पास 1 सेकंड के अंदर ही रिप्लाई कर लेती है। लेकिन अगर डेटाबेस में डेटा बहुत बड़ा हो या नॉर्मली जो बड़ी डेटाबेसेस हैं, वो 10 सेकंड ले लेंगी या 5 सेकंड, 10 सेकंड तो ख़ैर बहुत ज़्यादा वक़्त है, 5 सेकंड लेंगी लेट्स से आपको डेटा वापस रिटर्न करने में। अब इससे मसला क्या होगा, 5 सेकंड के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर नीचे कोई पॉपअप बना हुआ है, आप उसपे बटन के ऊपर क्लिक करते रहेंगे, वो काम नहीं करेगा, यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा, वो काम नहीं करता रहेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास ऊपर का प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट नहीं हो जाता, नीचे की कोडिंग जावास्क्रिप्ट की किसी काम की भी नहीं है। इसका हमें नुकसान हो गया, इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी। हमें बेसिकली कुछ ऐसा करना होता है कि एक साइड पे अपना कोड भी चलता रहे और जिस कोड को टाइम लग रहा है ना एग्जीक्यूट होने में, लेट्स से उसने कहा मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे तुम 10 सेकंड के लिए एक अलग एरिया में चले जाओ, लेट्स से एक डब्बा हमने बना के रखा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि यार तुम 10 सेकंड के एक अलग एरिया में चले जाओ। हमारे पास देखेंगे ये 2 फाइल्स है ना, इसमें हमारे पास सारी कोडिंग लिखी है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारे पास वक़्त ले रही है, बाकी इसके नीचे भी कोई कोड है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि यार तुम इस एरिया से निकल के ना इधर शिफ्ट हो जाओ। ये हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस है, इसमें जिनको जिस कोडिंग को वक़्त चाहिए होता है ना, वो इस एरिया में आ जाती है। इसका नाम मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा कि हमारे पास नाम अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें नाम बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा नाम आएँगे। तो इसका नाम कोई फ़िलहाल अहमियत नहीं है हमारे पास। तो होगा क्या, ये अपने एरिया को छोड़ देगा, इस एरिया में आ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना है।
हम जावास्क्रिप्ट को कहेंगे तुमने पहली लाइन चला देनी है, तुमने दूसरी लाइन चला देनी है, तीसरी लाइन के बाद जावास्क्रिप्ट आएगी तो ये लाइन जावास्क्रिप्ट को ये बताएगी कि मुझे तो एग्जीक्यूट होने में वक्त लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे, या जितना भी वक्त लगता है मुझे फिलहाल नहीं पड़ता। तो तुम ऐसा करो कि मुझे इग्नोर कर दो और मुझे इग्नोर करके तुम आगे कोड एग्जीक्यूट करा दो। तो जावास्क्रिप्ट इस लाइन को सिंपली बीच में से रिमूव कर लेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे कोड रन करने लग जाएगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि जो बीच में जिस कोड ने टाइम लेना ना, सिर्फ वो कोड स्टॉप होगा, पूरी की पूरी फाइल की एग्जीक्यूशन हमारे पास स्टॉप नहीं होगी। अब जो कोड इग्नोर हुआ है ये खत्म नहीं होगा कि बस दुनिया से ही खत्म हो गया। इस कोड का बेसिकली ये रूल है, जावा सिर्फ कहेगा कि यार चलो ठीक है, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, लेकिन कितना वक्त दे रहा हूँ। जावा सिर्फ इसको कहेगा कि मैं नीचे जाऊंगा, पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा, नीचे जितनी भी लाइनें लिखी हैं, 1000 लाइनें के 2000 लाइनें, मैं सबको रन करके जब हमारे पास आखिरी लाइन तक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस मुड़ के तुम्हारे पास आऊंगा कि तुमने मुझे कहा था कि वक्त इंतजार करो, मेरा एग्जीक्यूट होने में वक्त लगता है। तो जावास्क्रिप्ट उसको प्रॉपरली वक्त देगा, ये बदले में जावास्क्रिप्ट को कहेगा यार जो मैंने तुमसे वक्त लिया इसमें मैंने ये काम किया, आया तो डेटा आ गया होगा, ना आया तो हमारे पास ये एरर पकड़ा देगा कि डेटा आने में हमारे पास एरर आया है। इस चीज को हमारे पास मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास दो रास्ते खुल जाते हैं। सिंगल थ्रेड में आपके पास एक रास्ता है कि एक काम होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जबकि मल्टी थ्रेड कहता है कि एक काम हो रहा है, उसके साथ पैरेलली दूसरा काम भी हो सकता है। हमारे पास इनिशियली इस तरीके पे प्रोग्रामिंग थी, यानी हमारे पास अप टू डाउन थी, लेकिन अब हम लोगों ने कुछ ऐसा कर लिया, पहले एक रास्ता था, अब डबल रास्ते हो गए। हमारे पास जिस प्रोग्रामिंग में वक्त लग रहा है, हमने उसको एक अलग रास्ते पे शिफ्ट कर लिया है। इस चीज को हमारे पास मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग की टाइप कहते हैं। ये सिर्फ जावा में एग्जिस्ट नहीं करता, हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। वो ज्यादातर कब इस्तेमाल होता है, ज्यादातर जो अगर मैं आपको बात करूं, जो हैवी कैलकुलेशंस होती हैं, या फिर आप अंदाजा लगा लो कि कोई डेटाबेस से डेटा मांग रहा है, उन केसेस में इस्तेमाल होता है, और हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगेन मैं आपको ये बात करूंगा कि अगर प्रोग्रामिंग स्टॉप होगी तो क्या फायदा होगा, मतलब हमारे पास सिर्फ नुकसान ही है ना। अगर हम आजकल हमारे सामने जो एक वेबसाइट ओपन हुई है, मैं आपको एलएमएस की वेबसाइट से भी दिखाता हूँ। अ, इस नेट का क्या नाम था? 4823, ये 2.3, ये वाला है। 23 स्टॉर्म 5G लिखा हुआ है ना, 23। दूसरा मेरे पास नहीं शो हो रहा, बस ये ठीक है। फॉरवर्ड@321, फॉरवर्ड@321। तो अपनी ही खोल लेंगे। सही है, यही है। तो ये देखिए हमारे पास अभी एक वेबसाइट ओपन है, जिससे हमें अंदाजा सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड को हो जाएगा। इन जनरल प्रोग्रामिंग जो हम लोग एडवांस लेवल की एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हमारी कोडिंग जो ज़्यादातर होती है ना, वो मल्टी थ्रेड के ऊपर चलती है, यानी हम लोग पैरेलली डिफरेंट काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। देखिए एकदम से लेआउट तो बन गया ना। ये जो यहाँ पे डॉट डॉट आए, ये एचटीएमएल तो नहीं डाले। जावा से मैं उसको बोला कि यार डेटा आने में वक्त लग रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे डॉट डॉट डिस्प्ले करा लो। इस चीज को हमारे पास मल्टी थ्रेड कहते हैं। जब हमारे पास डेटाबेस से डेटा उठ के आ जाएगा, वो सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगा। कहीं पे हमारी वेबसाइट स्टॉप नहीं हुई है, क्योंकि डेटा आने तक हम लोग का एक वाइड स्क्रीन रही है, यूजर इंटरेक्शन नहीं रही, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया। तो हम लोग बेसिकली वेबसाइट्स में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इनकी वेबसाइट कुछ ज्यादा ही स्लो है, वरना इतना ज्यादा वक्त लगता नहीं है। देखिए अब जो हमारे पास डेटा आया, कलर भी चेंज हो गया। वेबसाइट कहीं पे चेंज हुई है वैसी रही है, बस वैल्यूज बीच में चेंज हो गई है। इस चीज को हमारे पास मल्टी थ्रेड कहते हैं। और हम लोग एडवांस यानी जो जावास्क्रिप्ट ने बेसिकली जो वेबसाइट्स बनाते हैं, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी यूजर का डेटा भी होगा, हमारा भी होगा, उसमें हम लोग सिंगल थ्रेड के बजाय मल्टी थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड का डिफरेंस पता लग गया? सिंगल थ्रेड हमारे पास क्या होता है, मल्टी थ्रेड हमारे पास क्या होता है? चलिए एक दफा दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं कि हमारे पास सिंगल थ्रेड क्या होता है। सिंगल थ्रेड हमारे पास कहता है सब कुछ लाइन बाय लाइन चलेगा। अगर मैं इसको कोडिंग में ऑन कर लूँ, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखिए मैं यहाँ पे लाइन कंसोल लिख रहा हूँ, कंसोल 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास आ गए। ये हम लोगों ने इसको 2 कर लिया, ये हमारे पास 3 आ गया है, 4 5 6।
मेरे पास टोटल 6 कंसोल्स लिखे हुए हैं। अब ये सारे क्या करेंगे? लाइन 1 बाय 1 ही चलेंगे ना, पहले 1 चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले 3 चल जाए, फिर 2 चल जाए, फिर 1 चल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना हमारे पास। जो इस तरीके की प्रोग्रामिंग होगी ना, जो हमारे पास पहले का वेट करेगी। अभी इस कंसोल को तो चलने चलने में मिलीसेकंड लगेगा, लेकिन लेट्स से अगर कंसोल को चलने में 1 सेकंड लगता, तो ये पहला कंसोल रन होता, फिर 1 सेकंड के लिए हमारे पास वेबसाइट बिल्कुल डाउन हो जाती। फिर 1 सेकंड बाद दूसरा चलता, फिर 1 सेकंड बाद तीसरा, फिर 1 सेकंड बाद चौथा। इस तरीके में हमारे पास काम होता। ये हमारे पास क्या है? ये सिंगल थ्रेड काम कहलाता है, जिसको हम लोग रिकमेंड नहीं करते। आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट्स है उसमें तो चल जाए, इसका तो इश्यू नहीं है। लेकिन जो आपकी एक ओवरऑल वेबसाइट होती है, उस चीज़ में हमारे पास ये मसला आ सकता है। क्योंकि देखिए जो लाइन नंबर 3 है ना, ये तो फिलहाल मैंने लिखा है कंसोल। आप इस तरह गेस करें कि ये लाइन हमारे पास जाती है किसी डेटाबेस से अगले का यूज़र नेम अगले का यूज़र नेम एंड ईमेल उठा के लाती है। अब डेटाबेसेस तो देखिए हमारे पास एक पूरा हम लोग लगाएँगे, एक पूरा लाइब्रेरी है। उसमें जाके ये तो नहीं कि डायरेक्टली डेटा निकल आए, जाके सर्च करना पड़ता है। हज़ारों के उसमें डेटा होता है, हम लोग उसमें सर्चिंग करते हैं कि यार ये यूज़र नेम क्या है? अच्छा यूज़र नेम मिल गया तो इस यूज़र नेम के अगेंस्ट ईमेल कौन-सी पड़ी है? इस चीज़ में वक़्त लगता है। ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन 2-3 सेकंड की बड़ी चीज़ है। तो अगर ये कंसोल नंबर 3 जो लाइन नंबर 3 पे लिखा हुआ है, अगर ये डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होगा? ये नीचे का कोड हमारे पास स्टॉप रहेगा। क्योंकि सिंग लाइन बाय लाइन है ना। हमने हमेशा से ही पढ़ा है कि पहली लाइन चलेगी तो उसके बाद ही दूसरी लाइन चलेगी। अब नॉर्मली अगर मैं एक जनरल एक वेबसाइट में ज़िक्र करूँ, तो ये वहाँ पे ये चीज़ हमारे पास गलत कंसीडर होती है कि आपने इस कंसोल का देखें, ये जो डेटाबेस डेटा ला रही है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है? यानी ये कंसोल नंबर 4 इसके ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है ना? इंडिपेंडेंट है ना? तो उसको तो वेट नहीं करना चाहिए ना। इसका काम है तो एग्ज़ीक्यूट हो जाए, तो उसके अगर तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता तब चलो इंतज़ार करना समझ में आता है। लेकिन वो डिपेंडेंट है ही नहीं। तो उस केस में इसका इंतज़ार करना बनता नहीं है। और ये कंसोल लिखा हुआ हो सकता है वेबसाइट का लेआउट बना रहा हो, कुछ ना कुछ कर रहा हो। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है सिंगल थ्रेड, यानी एक रास्ता है उसके पास। यानी रोड की एक ही तरफ है। पहले एक गाड़ी जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। पहली को जितना दिन इंतज़ार लगेगा, तो पीछे सब के सब खड़े रहेंगे। हमारे पास यहाँ पे डबल या ट्रिपल रोड नहीं है। हमें अभी एडवांस जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ समझनी है कि आप 2 रोड किस तरह बना सकते हैं। यानी एक गाड़ी यहाँ से भी जा सके और एक गाड़ी यहाँ से भी जा सके। जिस गाड़ी का इंतज़ार हो वो अपना रोड शिफ्ट करके दूसरे रोड में आ जाए, बाकी गाड़ियों का रास्ता ना बंद करे। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि आप मल्टी थ्रेड करें। तो इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, नुकसानात भी समझ आ गए होंगे कि सिंगल थ्रेड में क्या नुकसान है और मल्टी थ्रेड उसका सामना किसने करती है। मल्टी थ्रेड क्या करेगा? जिस चीज़ को वक़्त चाहिए ना, उसको यहाँ से प्रोग्रामिंग से उठाएगा। यानी ये जावा सबको ये बोलेगा कि यार भाई इसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। और जावास्क्रिप्ट को ये बात समझाएगा बस, कि तुम इस लाइन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। जावास्क्रिप्ट कहेगा कि मैं नहीं चाहता। तो ये बदले में जावास्क्रिप्ट से हम लोग आगे जाके कुछ बातें समझेंगे कि प्रोग्रामिंग में ये लोग आपस में बातें किस तरह करते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इस तरह समझता हूँ कि लेट्स से अगर मैं आप किसी बंदे को बोलूँ कि यार तुम इस क्लास से निकल जाओ, वो कहेगा मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं उसको आगे कुछ न कुछ गारंटी दूँगा ना, मैं एक वादा करूँगा कि यार मेरा तुमसे वादा, तुम चले जाओ, तुम्हें मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग लाज़मी पकड़ाऊँगा। तो मैंने वादा कर लिया, मेरी बात सुन के आगे बढ़ जाएगा ना। सेम एग्ज़ैक्टली प्रोग्रामिंग भी यही काम करती है। जावास्क्रिप्ट इस लाइन नंबर 3 को बोलेगी कि यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा, जब तक तुम मुझे कोई गारंटी ना दो। तो ये बदले में जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि यार वादे से बड़ी अहमियत किसी चीज़ की नहीं होती। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझे अगर इग्नोर करके आगे बढ़ोगे ना, तो वापस आने में मैं तुम्हें कुछ न कुछ लाज़मी दूँगा। इसको जिस तरह मैंने वादा किया है, सेम प्रोग्रामिंग में भी इस तरह होता है। ये नॉर्मल बातों से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं हमारे पास। तो ये जो हम लोग बात करेंगे, जो मैंने वादा करके इसे निकाला है, फिर ये वापस आया है, इस चीज़ को हमारे पास मल्टी थ्रेड कहेंगे। कि क्या हुआ कि एक लाइन की वजह से आगे की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई है। वो लाइन अपनी उस जगह से रिमूव कर ली गई है, यानी इसको टोटली इग्नोर कर लिया जाएगा। फिर 4 वाली चल जाएगी, 5 वाला चल जाएगा, 6 वाला चल जाएगा। जब पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जावा सिर्फ दोबारा इसके पास आएगी कि मैं सारा का सारा कोड एग्जीक्यूट करा के आ गया हूँ। अब तुम मुझे बताओ तुमने मेरे लिए क्या रखा है? तो अगर तो डेटा आया होगा तो ये डेटा पकड़ा देगा। डेटा ना आया तो एरर पकड़ा देगा कि यार मैं तो डेटा माँगने गया था ना हुआ, यानी मैं इससे कह दूँगा रिकॉर्डिंग हुई तो मैं उससे रिकॉर्डिंग पकड़ा दूँगा। अगर रिकॉर्डिंग करप्ट होगी तो मैं बोलूँगा यार रिकॉर्डिंग तो करप्ट हो गई है। लेकिन मैंने वादे का जवाब तो लाज़मी दिया ना, इसको मैंने कोई झूठी उम्मीद तो नहीं दी थी ना। सेम एग्ज़ैक्टली यही चीज़ें हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी होती है। तो जो पहला रास्ता है जिसमें सब कुछ डिपेंडेंट होता है, उस रास्ते को हमारे पास क्या कहते हैं? जो पहला है, यानी एक लाइन चलेगी, देन दूसरी, देन तीसरी लाइन, चौथी। सिंगल थ्रेड। थ्रेड से मुराद धागा है, जो इंग्लिश में धागे को थ्रेड कहते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास थ्रेड उसी चीज़ से कहा गया है। और जहाँ भी हमारे पास अगर एक चीज़ को वक्त लग रहा है, उसे रिमूव इग्नोर करके आगे बढ़ जाना होता है, देन वापस एट द एंड वापस आना होता है, उस चीज़ को हमारे पास क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेड हमारे पास ये होता है। ये 2 किस्म के हमारे पास थ्रेड्स होते हैं। अब ये तो हमारे पास बेसिकली यानी सारी की सारी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड ये वर्ड,
कि सी प्लस प्लस सिंगल थ्रेड है कि मल्टी थ्रेड है, ये सारी प्रोग्रामिंग है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये वर्ड थोड़े से डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट में इन वर्ड्स को हमारे पास एक चीज को कहा जाता है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक समझे पढ़ा है इसकी समझ आई है। जावास्क्रिप्ट में एक चीज को हमारे पास कहा जाता है, ये मिटेगा किस तरह, इरेजर, जावास्क्रिप्ट में जो सिंगल थ्रेड है उसको हमारे पास कहा जाता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस से मुराद पहले चलो फिर दूसरा फिर तीसरा, ये हमारे पास जो पहली टाइप है, हमने जो सिंगल थ्रेड पढ़ा है जावास्क्रिप्ट में, उस चीज को सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहा जाएगा कि ये चीज एक दूसरे पे सिंक है, यानी पहली लाइन चलेगी, यानी पहली लाइन चली है तब भी दूसरी लाइन चलेगी, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी उसी के बाद तीसरी लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। जो सिंगल थ्रेड है ना उसको हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये कहा जाता है सिंक्रोनस। ठीक है। जो मल्टी थ्रेड है, मल्टी थ्रेड में हमारे पास जावास्क्रिप्ट का जो, जिस नॉर्मली हमारे पास मल्टी थ्रेड जिसमें होता है कि एक लाइन चल रही है, यानी लाइन नंबर 1 को वेट करना पड़ रहा है, तो लाइन नंबर 2 वेट नहीं करेगी, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और एट द एंड लाइन नंबर 1 दोबारा एग्जीक्यूट होगी। इस चीज को हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कहा जाता है, ये सिंक्रोनस ही आता है, लेकिन शुरू में हम लोग ए लगा लेते हैं बस, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ए सिंक्रोनस आ जाएगा, सिंक्रोनस। ये दो हमारे पास टाइप्स हैं, पहला हमारे पास सिंगल थ्रेड को एक्सप्लेन करता है, और दूसरा हमारे पास किसे एक्सप्लेन करता है, मल्टी थ्रेड को। तो ये सिक्रोनस और ये सिक्रोनस का डिफरेंस समझ आया। अब इसमें देखिए हमारे पास फायदा होगा कि नहीं, हमने अपना फायदा देखना है ना। अभी तो हमारी वेबसाइट जो थी बेसिक सी थी, तो हमें इसकी फिलहाल जरूरत पड़ी ही नहीं है, ना हमें इस बारे में सोचे कि हाँ ये मसले भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम एडवांस लेवल पे आए हैं, जहाँ पे हम लोग कहें कि हम लोग डेटाबेस वगैरह की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ बढ़े, तो उस केस में हमें पहला मसला देखने को मिल गया कि अगर डेटाबेस ने जवाब देने में लेट से 20 सेकंड लगाए, तो मेरी वेबसाइट एक वाइट वेबसाइट सिर्फ शो होगी, HTML भी शो नहीं होगी ना, कुछ भी शो नहीं होगा, एक वाइट वेबसाइट आएगी, वहाँ पे एरर एरर आ जाएंगे। जब हमें डेटाबेस की तरफ पलटना पड़ता है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा सिक्रोनस और एसिक्रोनस प्रोग्रामिंग का होता है। इन दो चीज़ों की समझ आई है की बात है। चलें इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ लाते हैं, प्रोग्रामिंग में हमारे पास कैसे होगा। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, ये हमारे पास कहाँ है, देखिए लाइन नंबर 1 चली है, 2 चली है, 3 चली है, ऐसा तो नहीं होना कि 3 पहले चल जाए 2 बाद में चले, ऐसा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास सिंक्रोनस की है, ये पूरी की पूरी हमारे पास आएगी कि हाँ यार ये जावास्क्रिप्ट की क्या लाइन बाय लाइन, ये सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है। लेकिन अगर मैं इसको करूँ मल्टी थ्रेड, मल्टी थ्रेड में बज़ाहिर तो हम लोग खुद तो नहीं करते होते हैं, हमारे पास खैर हम लोग खुद ही करते हैं, जावास्क्रिप्ट को बता दें कि फला चीज़ को सर्च होने में वक्त लगेगा, हम जावास्क्रिप्ट खुद ही ये बात समझाते होते हैं। तो अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं जाते, एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो आपकी एग्जीक्यूशन को थोड़ी डिले बाद, यानी कोड लिखे ना उसको थोड़ी देर बाद एग्जीक्यूट कराता है। आप उसमें टाइमर बता दो कि यार 3 सेकंड बाद चलाओगे, 4 सेकंड बताओ बाद चलाओ, तो आपके कोड को 4 सेकंड बाद चला देगा, बस उसमें ये होता है। उस फंक्शन को हमारे पास जावा से में कहा जाता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का फंक्शन इस तरह, आप इसको बताते हो किस चीज को, या कंसोल या कुछ भी, बेसिकली ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। तो आप इसको समझाते हो कि यार ये फंक्शन है, पहले आप इसके लिए हमारे पास दो इसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को तो याद है ना, फंक्शंस में हम लोग दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन होता है, यानी जिस चीज को एग्जीक्यूट करना है, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप लोग क्या टाइमर प्रोवाइड करते हैं, कितनी देर बाद आपने चलाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, एक एरो फंक्शन दे रहा हूँ बिना किसी नाम के, क्योंकि ये खुद ही उसको एग्जीक्यूट करा लेगा, हमें यहाँ पे नाम देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यार इस फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग, ये लिखा, और उसके बाद जब हमारा फंक्शन एंड हो गया, ये पहला आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप लोगों ने टाइमर देना है। टाइमर देते हुए आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास टाइमर जो है वो मिली सेकेंड्स में होता है, यानी मैं अगर 3 लिखूंगा तो 3 से मुराद 3 मिली सेकेंड्स होगा, जो कि 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा होता है, मतलब हाँ तीसरा हिस्सा हमारे पास होता है। तो अगर आपको 3 सेकंड देने, तो 3 सेकंड के लिए आप लोग सिंपली करेंगे मिली सेकंड जितनी भी आपको देने, लेट से मेरे पास 3 है, तो आप 3 × 1000 कर लेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में हमारे पास 1000 मिली सेकंड होते हैं। आपको 4 सेकंड दें तो आप 4000 मिली सेकंड लिख देंगे सिंपली। तो मैंने यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, मैंने 4 लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे 4000 मिली सेकंड, यानी 4 सेकंड्स का मैंने बीच में वक्फा रख दिया।
1 सेकंड। अब वैसे तो हमारा कंसोल डायरेक्टली प्रिंट होता है ना, लेकिन इस कंसोल को देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पे नहीं आया, तकरीबन टोटल 4 सेकंड बाद यहाँ पे हमारा वो जो है मैंने लिखा था वो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हमने जावास्क्रिप्ट को क्या किया, एसिंक्रोनस पे कन्वर्ट कर दिया। तो थोड़ा बेसिक लेवल का है, ये तो कोई इतना एडवांस लेवल का नहीं है, फिलहाल बेसिक है। क्योंकि देखिए टाइमर तो मैंने खुद दिए ना, डेटाबेस क्या पता 2 सेकंड में जवाब दे दे, तो अगला 2 सेकंड का वेट करना फ़िज़ूल बात है ना, क्या बात हुई? या डेटाबेस हमारे पास 10 सेकंड में जवाब दे, तो 4 सेकंड का डिले, टोटल 10 सेकंड का डिले होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास डायनामिक होती हैं, हम लोग खुद यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते। समझाने के पर्पज़ में चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, और कभी थोड़ा बहुत हम इसको चलाना चाहें, तो चला सकते हैं। ये हमारी जावास्क्रिप्ट किस पे कन्वर्ट हो गई है, सिंक्रोनस से एसिंक्रोनस से एसिंक्रोनस पे। इसका मैं प्रूफ करने के लिए दिखाऊँ, console.log 1 2 3 और ये 4 5 6 मैं यहाँ से उठा लूँगा। अब क्या होगा, इस केस में क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6 इसमें चला था ना। अब इस केस में हमारे पास 3 को इग्नोर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, 1 2 4 5 6 हो गए ना, 3 को मैंने सेट टाइम आउट में लिखा था ना। अब 3 हमारे पास देखें 4 सेकंड बाद यहाँ पे प्रिंट हो गया। इस तरीके की प्रोग्रामिंग को हमारे पास कहा जाता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसमें एक कोड जो है ना वो वेट नहीं करता। वो कहता है कि यार बस तुम्हें टाइम लग रहा है तो बस तुम अपना साइड पे हो जाओ, तुम अपना टाइम लो तुम्हें जितना चाहिए। उसके बदले हम दूसरी कोडिंग्स हैं, हम जो लाइन्स लिखे प्रोग्रामिंग है, हम उसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस समझ आ गया। इसका जो मेन मकसद ये है कि हम इसको इस टॉपिक में मतलब लास्ट में बिल्कुल क्यों पढ़ लें, तो क्योंकि अब जितनी जावास्क्रिप्ट सीखने की थी ना वो हमारे पास खत्म हो चुकी है। हम जावास्क्रिप्ट के जो लेआउट बनाने यानी प्लेआउट्स बनाने में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है वो तकरीबन सभी सीख चुके हैं। हमारा आखिरी पार्ट आता है जावास्क्रिप्ट को एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में, यानी बेसिकली हम एक बैकएंड की तरफ हम जाने की अपनी कोशिश करें। तो बैकएंड में जाने का सबसे पहले हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में हमारे पास डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत ट्राई कर लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टी थ्रेड, सिंगल थ्रेड और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस का डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। इस के अंदर आज की क्लास में हम लोगों ने तकरीबन ये सारी चीज़ समझनी है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे समझना है कि कॉल बैक्स हमारे पास क्या होते हैं। कॉल बैक्स हेल हमारे पास क्या होता है। कॉल बैक हेल हमारे पास क्या होता है। इसके बाद हमारे पास प्रोमिसेस क्या होते हैं। प्रोमिस चेनिंग हमारे पास क्या होती है। इसके बाद हमारे पास एसिंग अवेट, ये हमारे पास क्या होता है। आज हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट समझ लिया। सबसे पहले कॉल बैक्स, कॉल बैक हेल। ये जो पहले ना, ये पहले हमारे पास सॉल्यूशन है, फिर उस सॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसका जिक्र है, फिर ये सॉल्यूशन, फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम, और एट द एंड एक फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास जो है, जो कि हम लोग आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है ना एसिंग अवेट, ये हमारे पास आया, ये 2016 की अपडेट क्या थी जावास्क्रिप्ट की, ये हमारे पास उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले हम लोग तकरीबन ये दो गंदे तरीके हैं ना, उसकी मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉल बैक्स क्या होते हैं। कॉल बैक से मुराद एक ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट भेजा जाए। यानी हम लोगों ने जिस तरीके पे यहाँ पे देखा है कि जो सेट टाइम आउट है, ये एक फंक्शन है ना। अगर मैं इसके दरमियान से मैं पूरा का पूरा कोड हटा रहा हूँ, मैं सेट टाइम को बीच में से हटा रहा हूँ। अब ये सेट टाइम आउट देखें, ये किसकी तरीके पे नज़र आ रहा है, एक फंक्शन की तरीके पे नज़र आ रहा है ना। एक फंक्शन भी ऐसा होता है ना, तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक दूसरा फंक्शन एज अ, ये हमारे पास क्या, हमने एज अ आर्ग्यूमेंट भेजे, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। कॉल बैक फंक्शन से आसान लफ्जों में अगर मैं उसको उर्दू में तशरीह करूँ, तो उसका ये मतलब है कि वो फंक्शन जो खुद को खुद ही नहीं बुला सकता, वो दूसरे फंक्शन में जाएगा और दूसरा फंक्शन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए। अब ये जो हमने यहाँ पे console.log 3 एक फंक्शन में डिफाइन किया, क्या ये कभी खुद खुद को चला सकता है? इसके मैंने कहीं नाम लिखा हुआ है, इसको कॉल करने के लिए कुछ लिखा है? ये देखो कॉल कैसे हुए, क्योंकि ये जिस फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास हुए ना, वो रिस्पॉन्सिबल है उसको चलाने के लिए। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास किया जाए, वो क्या कहलाएगा,
एक कॉल बैक फंक्शन कहलाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, इस चीज़ को हमारे पास कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्या इससे पहले हमने कोई कॉल बैक फंक्शंस देखे हैं? क्या इससे पहले हमने कोई कॉल बैक फंक्शंस देखे हैं कि नहीं देखे? बस एक सवाल है, और कुछ नहीं। कब देखे हैं? कॉन्सेप्ट को, उस टॉपिक का नाम बता दो जिसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शंस को इस्तेमाल किया। रिसेंटली की है, इतना टाइम भी नहीं हुआ। कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, उस फंक्शन को हमारे पास कॉल बैक कहते हैं। जो पास किया होता है ना, उसको कॉल बैक कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहीं पे इस्तेमाल किया हुआ है, तब हमें पता नहीं था कि इसका नाम क्या है, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। तो कहाँ पे किया था, बस मेरा ये सवाल है। कुछ भी बोल दो अपनी तरफ से, ताकि इवेंट लिसनर्स में हमने इस्तेमाल किया था। जिस तरीके पे हमने यहाँ पे लगा था ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर भी तो एक फंक्शन था ना, दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा था ना, एक हमारे पास लेट से क्लिक, और दूसरा हमारे पास एक फंक्शन मांग रहा था ना। तो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे पास किया ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है। क्योंकि ये खुद अपने आप को कभी भी कॉल इन्वोक नहीं करवा सकता, इसको कौन इन्वोक कराएगा? हमारा ऐड इवेंट लिसनर इसको चलाता था ना। तो ऐसे फंक्शंस को हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस कहते थे, तब जाके हमारा काम होता था। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस का मतलब समझ आ गए, कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि दूसरे फंक्शन में एज आ आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। हमें कॉल बैक फंक्शन छोटा सा बनाते हैं, इसको हम लोग खुद भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं। बंद किया। फंक्शन सम ए कॉमा बी, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ये हमारा एक फंक्शन है कॉल बैक का। ये क्या करता है, ये दो नंबर्स को सम करता है। अब हमारे पास इसको एक ऐसा कॉल बैक पास करते हैं। मैंने एक और फंक्शन बनाया है, एडिशन। एडिशन के फंक्शन क्या है, ये हमारे पास दो वैल्यूज लेता है। ये हमारे पास लेकर लेट से नम वन कॉमा नम टू। अब इसको मैं फ़िलहाल ज़रा सा, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, इस एडिशन के फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। अब एडिशन का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, एडिशन का फंक्शन डबल डी, एडिशन का फंक्शन हमारे पास, एडिशन का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये दो नंबर्स लेते हैं। मैंने यहाँ पे 10 20 लिखा है, लेकिन ये दो नंबर्स लेने के बाद क्या करता है, ये सम के फंक्शन को भी कॉल करता है। तो मैं यहाँ पे सम के फंक्शन को मैं यहाँ पे एज अ फंक्शन बनाते हैं, आ जाएगा कॉमा सम, ये चीज़ वन कॉमा, एक दफ़ा कोड कंप्लीट कर लो, देन आप लोगों को समझाता हूँ। बस कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये क्या है, ये मैंने कॉल बैक फंक्शन अपनी तरफ से बनवाया है। ये हमारे फंक्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे बना लें, या फिर चाहें तो इधर बना लें। मैंने क्या किया, ऊपर बना के इसको नीचे से पास किया। अब सम का फंक्शन क्या कर रहा है, हम लोग समझते हैं एडिशन का फंक्शन है। एडिशन का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, यूजर से दो नंबर्स लेता है, एक नंबर लेता है, एक नंबर टू लेते हैं। उसके बाद एक फंक्शन मांगता है। लेट्स से वो कह रहे हैं कि तुमने एडिशन करवानी है तो तुम एडिशन का फंक्शन पास कर लो, अगर तुमने लेट्स से मेरे पास सब्ट्रैक्शन करानी है तो मुझे सब्ट्रैक्शन का फंक्शन पास कर लो। अब ये जो हमारे पास पास हुए ना, इस चीज को कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। क्या मैंने सम के फंक्शन को कहीं ओपनली कॉल किया हुआ है? नहीं किया हुआ ना। तो आपके ख्याल में क्या सम का फंक्शन रन होगा कि नहीं होगा? मैंने कहीं ओपनली पास किया हुआ है इसको? आउटपुट इसका आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बता दें। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, इसको रन करता हूँ, देखिए मेरे पास इधर गया, मेरे पास देखिए आउटपुट 30 आया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एडिशन के फंक्शन को बंद कर लेता हूँ, तो अब मुझे बताएं क्या सम का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सम का फंक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एडिशन के फंक्शन के ऊपर। जहाँ पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उस फंक्शन को हमारे पास क्या कहेंगे, कॉल बैक फंक्शन। जो कि खुद को खुद ही कॉल नहीं कर रहा, बल्कि एक दूसरा फंक्शन उसको चला रहे हैं। मैंने यहाँ पे नाम सम लिखा है, आप लेट से यहाँ पे रख लें
सम फंक लिख लें, आप कुछ भी रख लें, ताकि मैं यहाँ पे ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये आपस में नाम आपस में लिंक नहीं है। सम फंक मैंने लिख दिया, नीचे भी कॉल करते हुए सम फंक। अब देखें हमारे पास क्या हुआ, एडिशन का फंक्शन आएगा। एडिशन के फंक्शन ने क्या कि ठीक है यार, तुम मुझे सबसे पहले दो वैल्यूज दोगे, num1 दोगे, num2 दोगे, उसके बाद तुम मुझे एक फंक्शन बताओगे जो कि ये काम मुझे करके देगा। जिस तरीके पे हम देखें एड इवन लिस्टनर में गए, एड इवन लिस्टनर में हमने कहा था कि वो हमसे क्या कहता था कि मुझे सबसे पहले दो इवेंट बताओ, तो हमने लिख दिया कि यार क्लिक का इवेंट। उसके बाद मुझे बताओ कि क्लिक के बदले चलाना किसको है, यानी क्लिक के बदले फंक्शनलिटी कौन परफॉर्म करेगा। एग्जैक्टली वही चीज मैंने यहाँ पे भी की है। इससे मुझे पहले सबसे पहले दो वैल्यूज नहीं है, इसके बाद क्या यार इन दो वैल्यूज के ऊपर फंक्शनलिटी कौन एग्जीक्यूट कराएगा, तो मैंने वो फंक्शन भी यहाँ पे पास कर लिए। तो ये फंक्शन अब हमारा जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो गया किसके ऊपर, एज अ कॉल बैक फंक्शन कन्वर्ट हो गया। सिर्फ कॉल बैक फंक्शंस को फिलहाल समझाने के, कॉल बैक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं तो समझ आ गई। कॉल बैक फंक्शंस की कोड आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वो लगे वियर्ड लगने लग गया होगा, आगे जाके भी और भी लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लाजमी समझें। हम काफ़ी मुश्किल मरहले से निकल के बिल्कुल एट द एंड एक छोटे से लफ्ज़ के ऊपर आके रुकेंगे, जो कि आप लोगों के समझने का आपको इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उस वर्ड को डायरेक्टली नहीं समझा जा सकता। आपको 1994 में जावास्क्रिप्ट आई है ना, तकरीबन जिस भी 1990s में लगाते हैं, उधर से लेके 2016 तक की जितनी भी हिस्ट्री है उस सारे को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे इस पे काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो कॉल बैक फंक्शंस की मेरे ख्याल में समझ आ गई कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास हो, वो फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करा सकता, बल्कि उसके कॉल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फंक्शन की होती है कि जिसमें एज अ आर्गुमेंट पास हुआ हुआ है। तो सम को कॉल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एडिशन की है ना। तो ये फंक्शन हमारे पास जहाँ भी पास होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको एग्जीक्यूट कराने की। अच्छा बात यहाँ पे आती है कि यार ये सम का फंक्शन जो है कि मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा। वजह क्या है कि ये मेरे पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ फंक्शन यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो फंक्शन इधर बना लें, या फिर आप ऐसा करें कि ये कर लें, यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर लें, ए कॉमा बी, आप फंक्शन इधर भी बना सकते हो, कोई इतना खास मसला नहीं है। लेकिन एक और थोड़ा सा आप लोगों के लिए मसले वाला हो जाता, तो ये मैंने लहदा बनाया है। तो हमने देखें कि हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यू बेक ही कर लेता हूँ। तब कोई ऐड इवेंट लिसनर वाली कोई याद आने लग गई है। पहला हमारे पास इवेंट और उसके बाद हमारी फंक्शनलिटी थी, हमने भी यहाँ पे की है। अपना नंबर पास किया और अपनी फंक्शनलिटी पास किया कि इस नंबर के साथ क्या करना है, यानी क्लिक होने के बदले क्या करना है, तो हमने कहा नंबर के साथ क्या करना है। इस चीज़ को हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है, पक्की बात है। अब हमारे पास होना क्या शुरू हुआ था कि हम अभी बिल्कुल आप लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोडिंग जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप से मुराद, पहले मैंने कहा कि मल्टी थ्रेड है, मैं स्टेप बाय स्टेप कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें एक दूसरे पे लिंक्ड होती हैं और कुछ चीज़ें एक दूसरे पे लिंक नहीं होती। जैसे कि मैंने इसका नाम प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट कराने के लिए कोडिंग लिखी हुई है, लेट्स से मैंने कंसोल लिखा हुआ है। अब ये कंसोल डायरेक्टली तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, ये तो डिपेंडेंट है ना कोई किसी के ऊपर कि कोई इसका नाम बताए उस कंसोल को। ऐसा ही है ना, मैंने एक लाइन लिखी है जो कि यूज़र का नाम प्रिंट कराता है, और वो डिपेंडेंट है कि यार जब तक डेटाबेस से नाम उठ के नहीं आएगा तो मैं नाम प्रिंट नहीं कराऊंगा। इस केस में हमने इसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना पड़ेगा, यानी हमने एक सीरीज बनानी होगी कि पहले डेटाबेस से नाम उठ के आए, नाम उठने के बाद ये प्रिंट होना है। लेकिन जो इसके अलावा जो डेटा इसका जो नाम प्रिंट कराने के अलावा जितनी भी स्टेटमेंट्स है उनका एग्जीक्यूट हो, जो उनका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई इमेज शो नहीं, कुछ भी ना, उसका मसला नहीं है। लेकिन इसका नाम प्रिंट कराने के लिए उस फंक्शन को भी वेट करना पड़ेगा और इसके कंसोल को भी वेट करना पड़ेगा कि जब तक डेटाबेस हमें नाम प्रोवाइड नहीं करती तब तक हमारे पास कंसोल भी ना चले। यानी एक काम दूसरे काम पे डिपेंडेंट है कि पहले एक काम कंप्लीट होगा, फिर दूसरा काम कंप्लीट होगा, फिर तीसरा काम होगा। तो हम लोग कॉल बैक फंक्शंस की मदद से ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट नहीं आई थी तब हमारे पास यही तरीका अपनाया गया था, 1990s का वक्त था या 1991 का वक्त था। तो उस वक्त हमारे पास यही तरीका अपनाया गया था कि आप इस तरीके पे कोडिंग को लाइन बाय लाइन से मुराद एक दूसरे पे डिपेंडेंट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि डिपेंडेंट हो। तो हम लोगों को डिपेंडेंट करने के लिए यानी एसिंक्रोनस करने के लिए हमने कॉल बैक का सहारा लेना शुरू किया। यानी क्या होगा, पहले एक काम होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, यानी दूसरा काम जो है पहले पे डिपेंड है, फिर तीसरा काम डिपेंड है, यानी एक दूसरे के रिजल्ट्स के ऊपर ये लोग काम करने लग गए थे। समझ आ रही है कुछ, आ रही है कि नहीं, सर के ऊपर से जा रही है ना फिलहाल, हाँ जाएगी। बातें बस जहन में याद रखें, मैंने आपको पहले से कहा है कि इन चीज़ों पे अच्छा खासा वक्त लगता है। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे आखिरी टॉपिक है, और ये एक ही बारी में मेरा नहीं ख्याल कोई आज तक समझ पाया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
बस यहाँ पे अटेंशन रखें और जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, खैर वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, जो चीज़ें मैं करा रहा हूँ ना, इसको देखते रहें और इसको सुनते रहें, कुछ ना कुछ ज़हन में आ जाएगा। उसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। पहले ये देख लेना क्योंकि जो क्लास में किया वो समझ आ जाएगी और उसके बाद अगर देखना चाहो तो वो उसकी वीडियो श्रद्धा की वीडियो है, उसके ऊपर उसने जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। उसने भी मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में उसने सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं। फिलहाल देखो, मैंने पहले बता रहा हूँ ना कि हम लोग मसले यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फिलहाल। हमारा काम क्या होगा, चलो आखिर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये सारी चीज़ें देखते रहें। कॉल बैक्स का मतलब समझ आइए, कॉल बैक्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या होते हैं? दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना उनके लिए लाजमी होता है। ठीक है। अब अगला पार्ट हमारा पास आता है कि छोटा सा हम लोग ज़रा काम करेंगे। हम लोग रियल डेटाबेस का काम करते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार पहले जाके जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह या इंस्टाग्राम को तो चले छोड़ें, आजकल जितनी वेबसाइट्स लॉगिन है ना, अगर मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके ख्याल में लॉगिन कैसे होता है? आप ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं, तो आपके ख्याल में क्या होता है, लॉगिन कैसे हो जाएगा? अपनी तरफ से आइडिया दें, क्योंकि आप लोग तकरीबन हर वेबसाइट पे लॉगिन एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है कि इस लॉगिन के पीछे क्या होता होगा? तो ईमेल और पासवर्ड एक साथ चेक किया जाता है या इनको अलग चेक किया जाता है, या ईमेल सेपरेटली चेक होता है, पासवर्ड सेपरेटली चेक होता है? क्या कॉन्सेप्ट होता है, ज़रा मुझे अपनी तरफ से बता दो कि आप लोगों को क्या फील होता है, कैसे होता है? देखें, आप किसी भी वेबसाइट पे सबसे पहले ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ठीक है? अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन का मतलब ये नहीं कि ईमेल को भी साथ ही चेक करो, पासवर्ड भी को साथ चेक करो। यानी वो दोनों एक पेयर में जाके डेटाबेस में नहीं ढूँढते कि इस ईमेल के पीछे ये पासवर्ड, इस ईमेल के पीछे ये पासवर्ड। डेटाबेस में सबसे पहले ये होता है कि वो सबसे पहले आपकी ईमेल सर्च की जाती है। क्या ये ईमेल हमारी डेटाबेस में एग्ज़िस्ट करती है कि नहीं? अगर तो ईमेल मिल जाएगी, उसके बाद ही हमारे पास पासवर्ड चेक किया जाएगा। ये नहीं कि पासवर्ड को डायरेक्टली जाके ढूँढने लग गए हैं। वो जाके सबसे पहले आपकी ईमेल को सर्च करते हैं। ईमेल के मिलने के बदले ही पासवर्ड चेक किया जाता है। अगर तो ईमेल ना मिली तो सिंपली हमारे पास एरर आ जाता है कि नो यूज़र फाउंड या नो ईमेल फाउंड, इस तरीके पे हमारे पास एरर सिंपली आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काम क्या हुआ कि एक काम दूसरे काम पे डिपेंड हो गया ना। जब तक हमारे पास ईमेल नहीं आएगी तो पासवर्ड क्यों नहीं, पासवर्ड की एग्जीक्यूशन रुकी रहेगी। पासवर्ड तभी चलेगा जब हमारे पास ईमेल की तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। यानी वो कहेगा मिली है या ना मिली, दो चांसेस हैं। अगर तो मिल जाएगी तो पासवर्ड भी सर्च होगा, अगर तो ना मिली तो हमारे पास कोड जो है वहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। इस तरीके के कामों को करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने कॉल बैक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा चलो एक जवाब आ जाएगा, उसके बाद हम लोग उसकी जवाब के ऊपर ही तीसरा जवाब निकालेंगे, देन चौथा, देन पांचवा। यानी पहले ईमेल ढूंढेंगे, फिर उस ईमेल के अगेंस्ट हम लोग पासवर्ड ढूंढेंगे। इस तरीके में हम लोग पूरा का पूरा काम करेंगे। तो ये चीज़ को हल करने के लिए उन्होंने कॉल बैक्स वगैरह इस्तेमाल किया। अब मेरे पास वो कोई रियल डेटाबेस फिलहाल है नहीं, ना हमने रियल डेटाबेस पढ़ी हुई है, ना हमारा इतना लेवल हो कि हम लोग फिलहाल पढ़ें। तो मैं एक फेक डेटाबेस अपनी तरफ से बना रहा हूँ ताकि हम लोग उसको आगे लेके चलें और आगे हम उसमें से कॉल बैक्स वगैरह या सभी मसलों का हल निकालें। कंसोल डॉट लॉग गेट डेटा, छोटी सी डेटाबेस है और कुछ नहीं है। getting data for id, क्या गलती की है? सही है, हमारा काम हो गया। get data वन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूज़र उसको एक आईडी यानी कोई ना कोई नंबर प्रोवाइड करता है, तो बदले में कंसोल बताता है गेटिंग डेटा फॉर आईडी, जो यूज़र ने नंबर दिया ना उसका आगे वो मेंशन कर लेता है। मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा लेता हूँ, डेटा सर्च हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे वन लिखा तो गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, मैंने टू लिखा तो हमारे पास आ जाएगा गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू, देन थ्री, देन फोर। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन करना कुछ ये मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास डेटा आने में थोड़ा सा डिले हो। डेटाबेस तो डिले देती है ना, मेरे पास फिलहाल डिले का कोई जरिया है? अपनी तरफ से मैं डिले ऐड कर सकता हूँ फिलहाल, किसकी मदद से? सेट टाइम आउट की मदद से मैं कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यार हमारे पास ये दो कंसोल चलेंगे। जब भी हमारे पास फंक्शन कॉल होगा तो पहले चलेगा गेटिंग डेटा फॉर आईडी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद है गेटिंग डेटा गेट फॉर आईडी, यानी डेटा बस कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो उसको मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट में। ये हमारे पास हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है।
console.log data fetched for id, सही है। फेच का मतलब पता है, ढूंढ के लाना, यानी जो हम लोग डेटाबेस में से डेटा मांगते हैं ना, उसको हम लोग फेचिंग कहते हैं। हमने डेटाबेस में से डेटा फेच कर लिया, डेटाबेस में से डेटा निकाल लिया। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे डिले देना, तो मैं यहाँ पे डिले पे 4 सेकंड दे दूंगा। अब होना क्या चाहिए, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ या ऐसा हो कि जब भी मैं गेट डेटा वन को कॉल करूंगा तो मेरे पास लिखा आ जाए गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, देन 4 सेकंड बाद लिखा आ जाए गेटिंग डेटा फेच फॉर आईडी वन, फिर उसके बाद गेट डेटा फॉर गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू, फिर उसके बाद 4 सेकंड बाद डेटा फेच फॉर आईडी टू। यानी मेरे पास 4 4 सेकंड का डिले हर एक एग्जीक्यूशन में आना चाहिए। ऐसा ही है ना, मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, यानी पहले आईडी वन का डेटा आएगा, उसके बाद आईडी टू आएगा, यानी पहले ईमेल सर्च की जाएगी, उसी के बाद पासवर्ड आएगा, फिर उस पासवर्ड के बाद देखा जाएगा कि ये ईमेल और पासवर्ड आपस में मैच हो रहे कि नहीं। मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगाना चाह रहा हूँ। तो अभी ऐसा ही होगा ना, तो की बात है ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू, गेटिंग आईडी फॉर डेटा थ्री, तीनों कंसोल मेरे साथ आ गए और तीनों के तीनों भी मेरे साथ आ गए। ऐसा तो नहीं चाहिए था ना मुझे। हुआ क्या कि इधर हम लोग जरा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हुआ है, किसी ने एक दूसरे पे वेट नहीं किया। हुआ क्या, जावा स्क्रिप्ट आई है लाइन नंबर 32 के ऊपर, कहता है उसने कहा यार लाइन 32 के ऊपर मैंने इस फंक्शन को कॉल करा है। इस फंक्शन में जावा स्क्रिप्ट आया, तो जावा स्क्रिप्ट को उसने बोला कि यार ये चीज़ तुम प्रिंट करा दो कंसोल, लेकिन आगे के एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा, तुम एक काम करो मुझे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। जावा स्क्रिप्ट इसको कहेगा चलो ठीक है मैं जाता हूँ आगे, और पूरा कोड एग्जीक्यूट कराने के बाद मैं तुम्हारी तरफ वापस आऊँगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ने कहा, इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बदले में कुछ ना कुछ दे दूंगा। इसने जावा स्क्रिप्ट से टाइम मांग लिया। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट ने इसके, यानी इसमें तो टाइम मांगा था ना 4 सेकंड का, ये 5 सेकंड जितना भी है। जावा स्क्रिप्ट कंसोल प्रिंट कराने के बाद, यानी गेटिंग डेटा वाला कंसोल प्रिंट कराने के बाद डायरेक्टली इस फंक्शन के पास आ गई। इसने भी अगेन इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने अगेन कहा क्या तुम ये प्रिंट कराओ तो गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू, लेकिन आगे के एग्जीक्यूशन को 4 सेकंड चाहिए। तीसरे ने भी कहा, तो हुआ क्या, ये सारा कोड एक टाइम में रन हो गया, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हुआ हुआ। इसके 4 सेकंड डिफरेंट है, इसके 4 सेकंड डिफरेंट है, और इसके 4 सेकंड डिफरेंट है। तभी रीलोड करने के केस के ऊपर, तभी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होने के केस में लिखे सारे गेटिंग डेटा फॉर एक साथ लिखे हुए आ गए, और जो 4 सेकंड बाद सारे का सारा डेटा हमारे पास साथ लिखा हुआ गया। हमें ये आउटपुट नहीं चाहिए, हमें एक के आउटपुट के बदले दूसरा आउटपुट चाहिए, फिर दूसरे के बदले तीसरा चाहिए। ये मसला हमारे पास रेज हुआ था 1990s के अंदर। तब जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने इस मसले का हल निकाला था कॉल बैक्स। कॉल बैक्स ने क्या किया, वो कहता है कि यार चलो पहले काम चल जाए फिर उसके बाद दूसरा काम करो, दूसरा काम चल जाए उसके बाद तीसरा काम करो। अब ये हमारे पास यहाँ पे कोई वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ तक समझ आइए, इसको ट्राई करो। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने जिस चीज़ पे प्रैक्टिस किया वो एक मसला था, वो सोल्यूशन नहीं था। आप लोगों ने एक मसले, एक एरर के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कि ये जो चीज़ हमने अभी किया ये एक दूसरे पर डिपेंड होनी चाहिए थी। 1 2 3 यहाँ पे जिस तरीके पे लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं आना चाहिए था। होना चाहिए था गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, देन प्रिंट आता डेटा फेच फॉर आईडी टू, आईडी वन सॉरी, देन आता गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू, फिर उसके बाद लिखा था डेटा फेच फॉर आईडी टू। यानी हर किसी में 4 4 4 सेकंड का डिले होना चाहिए, यानी टोटल 12 सेकंड का डिले। लेकिन इस केस में हमारे पास 4 सेकंड का ही टोटल डिले हुआ है, तो हमें एक दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंट करना है। हमने इस चीज़ के बारे में जिक्र अभी क्यों किया, क्योंकि मैंने इससे पहले एक चीज़ का जिक्र किया जिसका नाम है कॉल बैक्स। तो जावा से अपने डेवलपर्स ने इस मसले को हल करने के लिए निकाले थे कॉल बैक्स, जो कि शुरू में तो बड़े मजे के चल रहे थे, लेकिन फिर उसकी वजह से एक और बड़े बड़े मसले क्रिएट होने शुरू हो गए थे। तभी हम लोग कॉल बैक्स की तरफ जाते हैं कि कॉल बैक्स ने हमारी जिंदगी उस वक्त कैसे मुश्किल की थी। तो आते हैं यहाँ पे। अब उन्होंने एक बात समझाई थी कि यार जब तुम ये काम करना तुम इस तरीके पे ना किया करो, तुम करो, लेट से तुमने लिखा गेटिंग डेटा वन, अब तुम इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर लो जिसको तुमने इसके एग्जीक्यूट होने के बाद चलाना है। जब पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद तुमने जिससे चलाना है ना, तुम इसके अंदर सिंपली वो लिख दो। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ कि जब हमारे पास पहला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद कॉल लगाओ किसकी, गेट डेटा, यानी उसी फंक्शन को दोबारा कॉल लगाओ। पहला हमारे पास आईडी वन का प्रिंट करे, तो आईडी वन के प्रिंट होने के बदले हम यहाँ पे लिखें कि अब जाके आईडी टू का डेटा प्रिंट करो। आईडी टू का प्रिंट होने के बदले हम लिखें अब जाके आईडी नंबर 3 का प्रिंट करो। यानी जब हमारे पास पहला वाला सक्सेसफुल हो जाए ना, उसके बाद ही दूसरा चले, दूसरा वाला सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद ही तीसरा चले। इसके लिए हमें सबसे पहले आके यहाँ पे
यहाँ पे हमें अगला फंक्शन जो है उसको कॉल करना पड़ेगा, सॉरी रिसीव करना पड़ेगा नेक्स्ट डेटा कॉल, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। क्या था? नेक्स्ट डेटा कॉल। बस इतना ही है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ आ रही है कुछ की ना? चेहरे देख के समझ आ गई है, क्या समझ आ रही है? हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ये किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फील्ड करनी थी कि पहले डेटा के बदले ही दूसरा डेटा एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, डेटा वन फेच होगा, डेटा टू उसके बाद आना है, डेटा टू फेच होगा, उसके बाद डेटा थ्री आना है। यानी पहले ईमेल चेक करेंगे, ईमेल के अप्रूव होने के बाद ही हमारे पास पासवर्ड चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद पासवर्ड और ईमेल को एक साथ चेक करेंगे, और उसके बाद यूजर को लॉग इन करेंगे। तीन स्टेप्स में हमने डिवाइड किया। एग्जैक्टली सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पे करने के लिए समझाया कि यार जब डेटा वन आ जाए ना तो डेटा टू को चला दो। तो डेटा टू के लिए उसने कहा कि तुम मुझे बता दो कि डेटा टू किसने करा। तो मैंने कहा तुम्हें एक कॉल बैक फंक्शन देता हूँ कि तुम पहले के बाद दूसरे को चलाना, दूसरे के बाद तीसरे को चलाना, दूसरे के बाद चौथे को चलाना। इसका मैं पहले आपको आउटपुट बताता हूँ, आउटपुट के बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरे के बाद मैंने यहाँ पे तीसरा क्रिएट किया, गेट डेटा टू थ्री, आईडी प्रोवाइड करूँ क्या, दो के बदले किसकी आईडी आनी, देन मैं यहाँ पे चौथा कर लूंगा, गेट डेटा फोर। टोटल मैंने यहाँ पे चार एक्सप्लेन कर लिया कि यार सबसे पहले करो, पहले का डेटा मांगो, फिर दूसरे का डेटा मांगो, फिर तीसरे का डेटा मांगो। कोड देख के डरना नहीं है, ये भी स्टार्ट है। इसके बाद मुश्किल कोड आएगा, वो देख के डरना। तो यहाँ तक हमारे पास उसने क्या किया, उसको मैंने कहा क्या है, पहले एक आईडी का डेटा मांगो। उसने कहा ठीक है चलाता हूँ। फिर मैंने कहा यार तुम्हारे एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने दूसरा फंक्शन चलाना है, नहीं तुम जब सक्सेसफुली चल जाओगे ना उसके बाद हमारे पास दूसरा चलेगा। उसने कहा सोल्यूशन एक ही है, तुम मुझे दूसरा फंक्शन एज अ कॉल बैक पास कर लो, यानी तुमने मेरे चलने के बाद जिससे चलाया तुम एज अ कॉल बैक मुझे पास कर लो। कहता है बाकी मैनेज करना मेरा काम है। तो होगा क्या, हमने यहाँ पे गेट डेटा आईडी वन जो है उसको प्रिंट करा है, यानी एग्जीक्यूट करा, तो हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो गया। इसमें लिखा है गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, नीचे लिखा है कंसोल डेटा फेच फॉर आईडी वन। लेकिन अगली लाइन पे मैंने उसको एज अ सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या प्रोवाइड किया हुआ है, एक और फंक्शन, और उस फंक्शन में भी हमारे पास इसी को कॉल की गई है। तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट डेटा कॉल है उसमें इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया, यानी ये खुद को दोबारा कॉल कर रहा है, लेकिन इस दफा आईडी किसकी होगी, टू नंबर आईडी के साथ दोबारा हमारे पास कॉल होगी। पहला वाला 4 सेकंड बाद प्रिंट हो गया था, दोबारा से कॉल होगी तो डायरेक्टली हमारे पास लिखा आ जाएगा गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू। फिर उसके बाद 4 सेकंड का डिले, फिर उसके बाद 4 सेकंड बाद डेटा फेच फॉर आईडी टू। फिर उसके बाद तीसरे के लिए कॉल लगाई जाएगी, यानी खुद को ही कॉल करेगा। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कॉन्सेप्ट है ही कुछ ऐसा। इसको मैं अपनी तरफ से जितना भी आसान कर लूँ ना, ये चीज़ बीच में आपको देखना लाजमी मिलेगी। लेकिन एक छोटी सी बात अभी बता दूँ कि हमने ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों ने, ठीक है? ये चीज़ हम लोग कभी भी लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट पे आप लोग ज़रा गौर रखें, सही है? मैं इसको, हाँ, अगर तुम मेरी स्ट्रगल स्टोरी नहीं सुनोगे, डायरेक्ट मेरा पैसा देख लोगे, तो तुम क्या सीखोगे मुझसे? अगर मैं तुम्हें स्ट्रगल स्टोरी समझाऊंगा उसके बाद ही तुम्हें समझ आएगा कि यार पैसा कमाना आसान नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पे यही समझा रही है कि डायरेक्ट जो ऐश वेशरत हमें आखिर में मिलेगी ना, उसके लिए हमें एक मुश्किल फेज से गुजरना लाजमी है। क्योंकि डेवलपर्स ने इसमें 30 से 40 साल, तकरीबन 30 साल उन्होंने इसके ऊपर अपना टाइम लगाया हुआ है। 30 नहीं, चलो खैर 25 साल उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, 25 सालों बाद उन्होंने इस चीज़ का हल निकाला है। तो तुम्हें मेहनत सीखना लाजमी है। और ये कॉल बैक हेल्प, प्रोमिस चेनिंग, उसके बाद आखिर में ये हर जगह पे सबसे पहले यही सीखी होती है, जहाँ सबका तरीका ही है। तो इसमें मैं टू बी ऑनेस्ट अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा आसान करके समझा सकता हूँ, लेकिन इसका कोड देखने में ही हमारे पास कुछ ऐसा, इसका कोड में आसान नहीं कर सकता। ऐसा हमने यहाँ पे उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले हमारे पास क्या है, फंक्शन वन कॉल लगेगा, फंक्शन वन के चलने के बाद मैंने दूसरे को कॉल लगानी, देन तीसरे को। तो उसके लिए इससे मुझे ये बात समझिए कि तुम एज अ सेकंड फंक्शन, यानी तुमने पहले के बाद जो दूसरी कॉल लगानी है ना, उसको तुम मुझे एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर लो, एज अ कॉल बैक पास कर लो। तो ये जो नेक्स्ट डेटा क्या है, ये हमने एज अ कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे सेंड कर लिया। इस पूरे को मैं बंद करता हूँ। तो होगा क्या, ये हमारे पास पहला जो हमने कॉल लगाई है उसमें ये आया है, और सेकंडली हमारे पास ये बीच में पास आउट कर लिया गया है। पहले वाली कलम एग्जीक्यूशन समझे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आईडी में हमारे पास है गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, कंसोल में 4 सेकंड बाद डिस्प्ले होगा गेटिंग डेटा फॉर आईडी वन, ये हमारे पास सॉरी डेटा फेच फॉर आईडी वन यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने कहा था कि यार मुझे तो एक नेक्स्ट डेटा को कॉल, यानी एक और फंक्शन कॉल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है।
तो पूछे क्या ये फंक्शन मेरे पास पॉसिबल अवेलेबल है, तो ये कहेगा हाँ मैंने रिसीव तो किया है और हमने इसको सेंड भी किया भाई, ये वाला आपने अब इस फंक्शन को चलना है। पहला वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। दूसरे वाले फंक्शन में हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन एरो फंक्शन यहाँ पे पास करा हुआ है, वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आकर हमने देखा कि यार अच्छा ठीक है, इसने क्या किया हुआ है, इस वाले फंक्शन ने खुद को दोबारा कॉल किया हुआ है। यानी जो नेक्स्ट डेटा में हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, नेक्स्ट डेटा में बेसिकली हमारे पास ये आ रहा है, ये एक फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है, कोई मसला नहीं, फंक्शन खुद को कॉल कर सकता है, ये हमारे पास टोटली अवेलेबल है। तो हमारे पास कुछ बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये आएगा, ये देखेगा कि यार लाइन नंबर 29 पे तो मुझे कॉल करने का आ गया, ये दोबारा आके अपने फंक्शन को कॉल कर लेगा, लेकिन ये सब आईडी हमारे पास क्या होगी, टू वाली आईडी जो आपने यहाँ पे पास किया ना, ये उसके साथ खुद को कॉल कराएगा। कंसोल डॉट लॉग गेटिंग डेटा फॉर आईडी टू आ जाएगा, देन अगेन इस लाइन पे आगे लिखा होगा कि सेट टाइम आउट, 4 सेकंड का वेट है, 4 सेकंड के बाद जो आईडी आपने यहाँ पे पास की थी, जो आपने यहाँ पे 2 नंबर सेंड किए, वो हमारे पास प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद अगेन लिखेगा कि इसने खुद को कॉल लगाई है, एक इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं फिलहाल सेव नहीं करा, अगर मैंने सेव किया तो हमें एक इनफाइनाइट लूप देखने को मिलेगा, क्योंकि फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहेगा, हमें इसे किसी टाइम पे एंड करना भी होता है। तो बेसिकली फंक्शन खुद को कॉलिंग समझा रहा हूँ कि फंक्शन क्या खुद को कॉल कर सकता है, तो हाँ टोटली पॉसिबल है। हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, हम लोग एक के बाद पहली दफा उसको कॉल कराते हैं एक आईडी के साथ, देन वो पूरा चले जाता है, उसके बाद उसको दोबारा कॉल कराते हैं सेकंड आईडी के साथ, देन तीसरी आईडी, देन चौथी आईडी, इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूसली यहाँ पे चले जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट देखूँ, जो हमारा मेन मसला था, वो मेन मसला हमारे पास ये था, सॉरी, नेक्स्ट डेटा कॉल, और ये मेन मसला था कि हमारे पास आई डी वन सर्च हो, देन आई डी टू, देन आई डी थ्री, देन आई डी फोर। तो मैं आउटपुट में आके देखता हूँ कि क्या मेरे पास रिजल्ट वैसे आए कि नहीं। गेटिंग डेटा फॉर आई डी वन, 4 सेकंड का डिले, डेटा फैच फॉर आई डी वन, देन उसके कंप्लीट होने के बाद गेटिंग डेटा फॉर आई डी टू, डेटा फैच, गेटिंग डेटा फॉर आई डी थ्री, उसके बाद गेटिंग डेटा फॉर आई डी फोर। यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए ना, पहले डेटा आया उसके बाद दूसरा डेटा है, नेक्स्ट डेटा इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा नंबर 4 है, लेकिन मैंने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास नहीं किया हुआ, तो इस वजह से नहीं है, क्योंकि इसको मैं इस जगह पे एंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा। ये हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा कोड है, और इसको मैं यहाँ पे अब छोटा सा चेंज ये भी कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ पे, चलो फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं और कुछ नहीं करते। अब अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हमारे पास कोड कुछ ये आगे की एक फंक्शन है, जो कि हमारे पास डेटाबेस से जाके, हमने एज्यूम किया कि डेटाबेस से जाके पहली आईडी का डेटा मांगता है। जी आपने इसको आईडी वन पास की, तो ये आपको बदले में एक डायरेक्ट पहला जवाब देता है कि ठहरो, मैं पहले डेटा वन आईडी की पहली आईडी का डेटा सर्च कर रहा हूँ। उसके बाद ये हमारे पास 4 सेकंड लेता है डेटा सर्च करने में। 4 सेकंड के बाद ये कह देता है कि हाँ डेटा वन का मुझे, आईडी नंबर वन का डेटा मुझे मिल गया, हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, इसको मैंने कहा कि अगर वन का कंप्लीट होता है उसके बाद टू आएगा। टू के लिए देखिए मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन की कॉल लगा दी। क्या, जब तुम क्या करो, आईडी वन पहला आर्ग्यूमेंट हमने इसे आईडी दिया, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने फंक्शन दिए, उस फंक्शन को इसने खुद ही कॉल करा ली। तो जब हमारे पास पहली की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ये अगेन खुद को कॉल करा लेगा, लेकिन इस दफा आईडी डिफरेंट होगी, जो कि मैंने यहाँ पे पास की ना, वो आईडी के साथ कॉल लगाएगा। तो यहाँ हमारे पास इस दफा टू के साथ चल जाएगा, देन हमारे पास अगली बारी में थ्री के साथ, देन फोर, इस तरीके पे कंटिन्यूसली हमारे पास ये रन होता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास कॉल बैक्स कहते हैं, कि ये कॉल बैक्स हैं। अभी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, एड इवन लिसन में डाल दिया तो बच्चों वाली बात है, वो कुछ है ही नहीं। असल प्रोग्रामिंग में कॉल बैक्स हमारे पास ये चीज़ होती है। समझ आई? कुछ थ्योरेटिकल बात समझ आई, कोडिंग को छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो, कोई थ्योरी समझ आई है? ये हमारे पास पहले वक्तों में काम ऐसे हुआ करता था, वो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए काम करते थे, सही है। फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन है, फिर इसका अभी तो ये फिलहाल काम बड़ा स्मूथली चल रहा है, लेकिन इसको अभी मैंने बड़े छोटे लेवल का किया है। हमारे पास सिर्फ नाम नहीं, पूरा का पूरा डेटा मांगा जाता है, यूजर नेम, उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड, उसकी प्रोफाइल, सब कुछ एक के आने के बाद दूसरा, दूसरे के आने के बाद तीसरा, तीसरे के आने के बाद चौथा, एक लंबी सीरीज चलती है। और ये जो सीरीज हमारे पास है अभी, तो आपको देखने में ये जो हमने बनाया है, ये बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँ तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात आपको ये बता दूं कि जो ये फंक्शन मैंने बनाया ये कभी आप खुद नहीं बनाएंगे, ये हमें, मेरे पास डेटाबेस नहीं थी ना, ये डेटाबेस का काम अदा करा, तो ये चीज़ हमेशा आपको कौन देगा, डेटाबेस प्रोवाइड करेगा। आपने सिर्फ ये करना होता है, आपने सिर्फ उस डेटा को हैंडल करना होता है। आपका काम डेटा को, पूरा डेटाबेस की जो फंक्शन मैंने यहाँ पे गेट डेटा बनाया, आपका काम ये कभी भी नहीं होगा। आपका काम बस उस जो फंक्शन बनाए, जो डेटाबेस का फंक्शन है, उसको हैंडल करना है। जिस तरीके पे हमने यहाँ पे हैंडलिंग किया ना कि यार वन का डेटा मांगो, देन टू का मांगो, देन थ्री का मांगो, देन फोर का मांगो, ये इनका अपना काम है, इसको किस तरीके पे देते हैं, हमारा काम ये नहीं होगा। हमने सिर्फ इतना पार्ट करना है, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा, चलें अभी तो हमारे पास इतना आ गया, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ। कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे कॉल डेटा, जो कंसोल मैंने ऊपर लिखा था मैंने वो नया नीचे रख लिया। अब मैंने कोड थोड़ा सा इससे कर लिया, जो कंसोल ऊपर लिखा है मैंने सिर्फ एक कंसोल को आगे पीछे किया है। हमारे पास पहले कंसोल यहाँ से प्रिंट हो रहा था, अब हमारे पास कंसोल वहां से प्रिंट हो रहा है। एग्जैक्टली चीज़ है, डेटा फॉर ID 1, अब आ जाएगा डेटा फेच फॉर ID 1, करेक्ट डेटा फॉर ID 2, एग्जैक्टली वही रिजल्ट है, कुछ नहीं हो। लेकिन जो कंसोल है ना, मैंने कंसोल को आगे पीछे किया है। यहाँ में हमारे पास पहले ऊपर लिखा हुआ था, अब हमारे पास कंसोल नीचे आ गई। लेकिन देखिए आपको कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल गया। कोड हमारे पास देखिए, एक तो ये राइट साइड है ना, राइट साइड की तरफ आगे भाग भी रहा है, और कोड कॉम्प्लिकेटेड भी आ गया। मैंने सिर्फ एक कंसोल ऐड किया और कुछ भी नहीं किया। हकीकत में इसमें हमारे पास पूरी की पूरी फंक्शनलिटी चलती है। नाम को हम लोगों ने छोटा बड़ा करना हो, कुछ ऊपर चेंजेस चेंजेस करानी हो, जो कुछ हमने कराना ना, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। तो ये कोड टू बी ऑनेस्ट इतना मुश्किल हो जाता है पढ़ने में कि एक नया अगर मैंने बनाया तो मुझे खैर समझ आ जाएगी, लेकिन किसी और डेवलपर ने मेरा कोड देखा, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं समझ पाएगा, उसको अच्छा खासा वक्त लगेगा समझने। तो कॉल बैक्स का मसला हमारे पास ये है कि इसकी कोड की रीडेबिलिटी नहीं होती। काम तो चल गया, पहले पुराने वक्तों में तो मजबूरी थी इसको चलाने की, तो लोग इस तरीके पे करते थे कि एक फंक्शन आ गया पर एक डेटा के बदले दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा लोग चलाते थे, लेकिन ये मसला क्रिएट होता था। तो इस मसले को हमारे पास कहा जाता है कॉल बैक हेल, यानी कॉल बैक्स की दोजख, कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, एक लंबी सी चेनिंग हमारे पास चल रही है। ये हमारे पास प्रॉब्लम रेस हो गई थी। फिर इसके सोल्यूशन में हमारे पास दूसरा टॉपिक आया था। तो कॉल बैक्स हमारे पास बेसिकली इतना ही था इसमें, कि एक फंक्शन में एज आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, और कॉल बैक हेल हमारे पास चीज़ हो कहते हैं कि आप एक काम के बदले दूसरा काम, देन दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, ये सारे के सारे आपस में डिपेंडेंट है। तो अगर इसमें हमारे पास लेट से पहला वही लेना चले ना, कोई भी नहीं चलेगा। अगर हमारे पास दूसरा लेना चला तो 3 4 हमारे पास नहीं चलेंगे, तीसरा वाला नहीं चला तो हमारे पास 4 वाला नहीं चलेगा, और बस 4 वाला हमारे पास आखिरी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक? इसको ट्राई करो। तो इसका हमारे पास यही मसला था कि इनको कॉल बैक्स डाले, हमारे पास बन गया कॉल बैक हेल्प। ये और भी आगे आएगा, अभी तो बहुत कम किए हमने, तो ये आते आते इतना हो जाएगा कि ऐसे हमारे पास कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनता है ये, यानी पूरे का पूरा नोक बनता है। पिरामिड तो हमारे पास इतना सीधे होते हैं, लेकिन ये हमारे पास कॉल बैक हेल्स जो है, ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो काफ़ी मसला था, इसका एक सोल्यूशन निकालना था। इसका सोल्यूशन हमारे पास निकला भी है, इसका सोल्यूशन निकालना था, इसका सोल्यूशन हमारे पास निकलता भी था। ये क्या हुआ इसको, फिर उन्होंने ये जो हमारे पास नेट कौन सा कनेक्ट है, इस चीज़ का हमारे पास सोल्यूशन निकाला था। क्या तुम कॉल बैक के अंदर कॉल बैक डालने के बजाय एक और चीज़ बनाओ जिसको हमारे पास प्रोमिसेस कहते हैं। प्रोमिसेस हमारे पास बेसिकली इस तरह हकीकी लाइफ में वादा होता है, एग्जैक्टली यहाँ भी हमारे पास एक वादा है। लेकिन स्लो, नो इंटरनेट, एक सेकंड में ज़रा इंटरनेट चेंज कर लूँ।
सही है, हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता था, ये वाला। कॉल बैक्स का हल निकालने के लिए उन्होंने हमारे पास ये निकाला कि यार क्यों ना हम एक काम करें, उन्होंने कहा क्यों ना यार हम लोग एक काम करें कि हम लोग इसके बजाय, यानी इस पिरामिड्स को बनाने के बजाय हम लोग आसान लफ्ज़ों में यूज़र के लिए बना लें। तो उन्होंने इस कॉल बैक का हल निकाला है प्रोमिस। अब प्रोमिस एक टेक्नोलॉजी हमारे सामने, एक न्यू किस्म की कोडिंग आई थी कॉल बैक हेल के मुकाबले में। जो हमारे पास ये चीज़ें कॉल बैक हेल जो है हमारे पास, इसके मुकाबले में हमारे सामने प्रोमिस है। प्रोमिस हमारे पास कुछ ऐसे काम करते थे कि यहाँ पे हमारे पास एक गारंटी मिली जाती थी, बेसिकली एक वादा किया जाता था। एग्जैक्टली वही कोड है हमारे पास कि ऊपर 10 लाइन का कोड है, बीच में ऐसा कोड है जो कि वक्त लेता है, और नीचे पे 10 लाइन का कोड है। जब हमारे पास, मैं अभी सिंक्रोनस टाइप पे बता रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होगा कि 10 लाइन चलेगी, फिर वेट किया जाएगा, वो उसके कंप्लीशन के बाद हमारे पास अगली 10 लाइन चलेगी, ऐसी था। तो उन्होंने इस मसले का हल निकाला प्रोमिस से। प्रोमिस हमारे पास जावा से कोई कहते थे कि तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें बदले में एक वादा देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस मेरा ये होगा कि यार तुम मुझे टाइम दोगे ना, तुम जाओ, जितना मुझे वक्त लगता है तुम नीचे की एग्जीक्यूशन कराओ, मैं इतनी देर अपने आप को एग्जीक्यूट कराता हूँ, अपना मैं काम फिनिश करता हूँ। जब अगेन तुम दोबारा मेरे पास वापस आओगे, मैं तुम्हें दो चीज़ें रिटर्न करूंगा। यानी एक वादे के हमारे पास दो ही चांसेस होते हैं, या तो वादा हमारे पास पूरा किया जाएगा, तो वादा तोड़ा जाएगा। तो जावा से वो कहता है ठीक है, तुम मुझे दो बातों में से कोई एक बात देना, अगर डेटा मिल जाए तो तुम मुझे बताना कि हाँ ये डेटा तुमने मुझे दे दिया, अगर ना मिला तो मुझे बता दे कि डेटा नहीं मिला। प्रोमिस हमारे पास आसान हो गए। अच्छा, अगेन वही बात करूंगा, हम कभी प्रॉमिस नहीं बनाते। प्रॉमिस हमें कौन रिटर्न करते हैं? हमें डेटाबेस रिटर्न करती है। डेटाबेस के ऊपर आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको बदले में हमेशा, अभी तक वो एक प्रॉमिस ही आपको देता है। वो कहते हैं कि यार प्रॉमिस है, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बदले में डेटा प्रोवाइड करूंगा। कुछ देर बाद डेटाबेस के ऊपर हम लोग जब उससे पूछेंगे हाँ क्या बना, तो आपको या तो डेटा दे देगा या एरर दे देगा कि डेटा नहीं मिला। ये दो ही हमारे पास चांसेस है। हमने उसके डेटा को हैंडल करना होता है कि अगर डेटा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डेटा ना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बस इतना करना है। प्रॉमिस पूरा कौन क्रिएट करके देगा? डेटाबेस हमें रिटर्न करती है हमेशा। हमारा जो सर्वर होता है हमेशा हमें प्रॉमिस वही रिटर्न करता है। हमने सिर्फ उस प्रॉमिस की हैंडलिंग करनी होती है। तो कॉल बैक के, ये जो कॉल बैक हेल का हमने कोड देखा है, उसके मुकाबले में प्रोमिस का कोड काफ़ी आसान है। आपने सिर्फ हैंडलिंग करनी है, और हैंडलिंग में दो बात याद रखनी है कि हमारे पास दो बातें होंगी। या तो प्रॉमिस हमारे पास पूरा किया जाएगा, जो कि बेसिकली रिजॉल्व होता है कि हाँ प्रॉमिस सक्सेसफुली पूरा हो गया, या तो फिर प्रॉमिस में एरर हो जाएगा, एरर को हम लोग नाम देते हैं रिजेक्ट का। या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा, ये दो बातें, इनके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग प्रोमिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास रिजॉल्व और रिजेक्ट की तो आपको समझ आ गई ना। या तो प्रॉमिस पूरा होगा या तो प्रॉमिस टूट जाएगा, हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा जब प्रॉमिस चल रहा है, यानी जब हमने जावा से अपने उसको वक्त दिया कि तुम चलो, तो उसमें हमारे पास तीन स्टेजेस होती हैं: पेंडिंग, फुलफिल्ड, फेल्ड। पेंडिंग के सबसे पहले जब प्रॉमिस चल रहा होता है, जब उसमें काम किया जा रहा होता है, तब हमारे पास हमारे प्रॉमिस की स्टेट क्या होगी कि ये पेंडिंग है, इस पे काम हो रहा है। पेंडिंग होने के बाद दो आंसर्स बचते हैं, या तो प्रॉमिस फुलफिल हो गया या फिर प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो गया। टोटल हमारे पास इतने के नाम आते हैं। जब भी हमारे पास एक प्रॉमिस चलेगा, उसके बदले हमें कहा जाएगा कि यार तुम वेट करो, तब हमारे प्रॉमिस की करंट स्टेट क्या हो जाएगी? पेंडिंग। कुछ देर बाद हमारे पास प्रॉमिस का रिजल्ट आएगा, यानी जब जावा सर्विस से पूछेगी चलो तुम्हारा काम पूरा किया, अब तुम मुझे रिजल्ट दो। रिजल्ट में दो बातें हैं, या तो हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाएगा या फिर हमारा प्रॉमिस सिंपली रिजेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा हमारे पास और कोई बातें नहीं है। अगर तो फुलफिल हो गया तो हमें डेटा मिल जाएगा, हमने डेटा हैंडलिंग करनी होगी। अगर तो रिजेक्ट हो गया तो एरर होगा, हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी। बस ये दो ही बातें हैं। हमने प्रॉमिस को सिर्फ हैंडल करना है, हमने प्रॉमिस बनानी नहीं है। प्रॉमिस हमेशा हमें कौन देगा? प्रॉमिस हमें कौन रिटर्न करता है? हमारा डेटाबेस, हमारा सर्वर हमें रिटर्न करता है, हमने खुद उसको सिर्फ हैंडल करना होता है। तो अब डेटाबेस रिटर्न करता है, कैसे रिटर्न करता है, इससे तरफ बढ़ने से पहले हम एक प्रॉमिस बनाएंगे। फिलहाल तो हमारे पास डेटाबेस नहीं, तो हमें एक प्रॉमिस भी खुद बनाना पड़ेगा। तो इस कोड को भी समझें। फंक्शन गेट डेटा, हमारे पास ऊपर वाले मैंने उसे गेट डेटा का नाम दिया, इसलिए को मैं गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिसेस। इतना बड़ा नाम तो नहीं देता लेकिन मैंने दे दिया प्रोमिसेस, ये मैंने नाम दे दिया। अब ये अगेन वही काम कर रहा है। ये हमारे पास क्या करेगा, ये यूजर से एक आईडी लेगा, और आईडी के बाद उसके ऊपर काम जो है, अमल दरामद जो होता है वो करेगा। तो मैं यहाँ पे एक आईडी लिखूंगा। अब प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में बनते किस तरह? बेसिकली जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस, वैसे तो हमारे पास डेटाबेस रिटर्न करते हैं, लेकिन इस केस में हमें खुद बनाना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस बनाने के लिए आपको एक कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका नाम है न्यू, और न्यू के बाद आप लिखते हैं इसके आगे प्रॉमिस। ये आपका प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट के अंदर बन गया है। अब इसमें हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई या फिर
रिजेक्ट होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाती हैं। तो ये प्रॉमिस हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि टोटली ये चीज़ है। ये आपका एक प्रॉमिस बन गया है। अभी इसके अंदर आप जो कुछ करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, हमारा प्रॉमिस बन गया है। तो मैं इस प्रॉमिस में सिंपली कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस क्रिएटेड। मैंने इतना काम कर दिया। अब गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिसेस का फंक्शन हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। अगर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, लेट्स से यहाँ पे आते हैं, मैं आके यहाँ पे लिखता हूँ गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिसेस, एक फंक्शन है, मैंने किया इंटर किया तो हमारे पास क्या है, प्रॉमिस क्रिएटेड, क्योंकि मैंने कंसोल में लिखा हुआ था। अच्छा, अभी बेसिक हमारे पास कंसोल में लिखा था, हमें बेसिकली क्या कहा था कि हमें प्रॉमिस रिटर्न होता है, तो आपके इसका आगे कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा रिटर्न का। ये कभी भी हम खुद नहीं बनाते हैं। अगेन यही कहूँगा कि हमें डेटाबेस रिटर्न करता है, हमें डेटाबेस ये चीज़ देती है, हम उसके बाद ही इसको हैंडल करते हैं। अभी डेटाबेस नहीं है तो मैं आपको प्रॉमिस क्रिएशन बता रहा हूँ कि हकीकत में बनता कैसे है। आती हैं, अगेन मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिसेस। देखिए हमारे पास प्रॉमिस क्रिएटेड आ गया है, और उसके बाद क्या है, प्रॉमिस स्टेट हमारी कौन सी है, पेंडिंग है, यानी प्रॉमिस पे भी काम किया जा रहा है। अच्छा, कंसोल तो प्रिंट हो गया, प्रॉमिस पे काम क्यों किया जा रहा है? मैंने आपको एक बात की कि हमारा प्रॉमिस दो चीजें हमेशा रिटर्न करता है, या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। इस प्रॉमिस ने हमें अभी तक कुछ चीज रिटर्न ही नहीं की है। हकीकत में तो कंसोल प्रिंट हो गया, लेकिन अपनी तरफ से इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। इसने कहा कि यार मेरा रिटर्न करने का तरीका या तो मैं रिजॉल्व दूंगा या फिर रिजेक्ट दूंगा। अगर तुमने वो चीज मुझसे दिलवाई नहीं है, तुमने वो चीज मुझसे प्रिंट ही नहीं करवाई है, तो मैं कैसे काम करूँ? तो हमें यहाँ पे एक चीज को रिसीव करना है, रिजॉल्व, और ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है, बस हमें रिसीव करके इसको आगे भेजना होता है, रिजेक्ट। या आपने हकीकत में डेटा बेसिस में रिजॉल्व भी होता है, रिजेक्ट होता है, दोनों होते हैं। तो अगर तो लेट से आपका डेटा मिल गया है तो आपको क्या मिलेगा बदले में, रिजॉल्व, और आप बीच में लिख दें लेट से मैंने कहा सक्सेस, कि हमारा प्रॉमिस जो है फुलफिल हो गया। ठीक है, डेटाबेस में डेटा मांगा और आखिर में उसे मैं बता दी कि हाँ डेटा मिल गया, उसे मैं सक्सेस भेजिए। तो अब अगर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस को अगेन, अब हमारे पास प्रॉमिस की स्टेट क्या है, फुलफिल्ड, क्योंकि मैंने क्या सेंड किया, प्रॉमिस ने आगे रिजॉल्व सेंड किया, और जो मैसेज मैंने लिखा था वो आपको यहाँ पे लिखने को मिल गया, प्रॉमिस था, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, और उसने सिंपली बीच में सक्सेस दिया। इन केस हमारा प्रॉमिस अगर क्या हो, रिजेक्ट होता है, यानी कोई एरर आ गया, तो प्रॉमिस हमारा आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉमिस हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिजेक्ट, और रिजेक्ट में देखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, बस इतना। अब अगर आगे देखें तो हम फंक्शन को अगेन में कॉल करता हूँ, देखिए हमें प्रॉमिस ने क्या चीज़ रिटर्न की है, रिजेक्टेड, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर भी हमारे पास आया समथिंग, और एरर लिखा है अनकॉर्ड। अनकॉर्ड से मुराद ये एरर आया, लेकिन आपने इस एरर हैंडलिंग नहीं की, यानी अब यूजर को इस तरह अनकॉर्ड किया, एरर तो आप नहीं दिखाएंगे ना, अब यूजर को बताएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एक पॉपअप टाइप आएगा ना, तो बेसिकली मुझे वही चीज़ करेगा, तुमने इस चीज़ की हैंडलिंग नहीं की हुई, तुम डायरेक्टली उसको डिस्प्ले करा रहे हो। तो ये हमारे प्रोमिस की दो स्टेट्स हैं। अगर तो डेटा मिल गया तो रिजॉल्व करेगा, नहीं तो हमें रिजेक्ट करेगा। हमने क्या करना है, हमने उस प्रॉमिस को सिर्फ हैंडल करना है, कि अगर रिजॉल्व आएगा तो मैं क्या करूंगा, और अगर रिजेक्ट आएगा तो मैं क्या करूंगा। हमने सिर्फ इतना काम करना है, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जब हमारे पास कोडिंग स्टार्ट होगी, अगर मैं यहाँ पे इसके बाद भी कोई कोड लिखता हूँ, हम लोग यहाँ पे इसको कॉल करते हैं गेट डेटा बाय यूजिंग, मैंने इसको लिखा, मैं अगर आपको इससे पहले कोड लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग है, बल्कि मैं अगेन 1 2 3 का इस्तेमाल करूंगा, 1 और 2 वाला मैं सॉरी 2 वाला मैं इसके बाद लिखूंगा, प्रॉमिस कॉल करने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2। अब देखते हैं कि हमारा जो मेन मकसद था एसिंक्रोनस के, इसको जितना वक्त लगता है इसको लगे, इस वाले एग्जीक्यूशन में हमारे पास इशू ना आए। तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास 1 आया है, देन 2 आया है, और बीच वाला कोड हमारे पास उसके बाद में है, जो समथिंग वेंट रॉन्ग है वो हमारे पास आखिर में शो हुआ है ना। अगर हम लोग यहाँ पे कोड देखें कि लाइन नंबर 50 से आया, लाइन नंबर 60 से 2 आया, लाइन नंबर 55 का कोड बाद में आया, तो बेसिकली हमारे अपनी कोडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी साइड बाय साइड चलती रही है, और जो सेपरेट कोड था वो एक अलग चेन यानी एक अलग थ्रेड में वो काम करने लग गया। प्रोमिस हमारे पास बेसिकली इसी तरीके की चीज होते हैं, हमने सिर्फ इनको हैंडल करना है। अब मैं एक पक्का किस्म का एक डेटाबेस वाला प्रॉमिस बनाता हूँ, फिर उसको लेके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो ये तो भी देखें काफ़ी इंस्टेंटली मुझे जवाब दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको कॉल काफ़ी इंस्टेंटली दे रहे हैं, तो इसमें मैं डिले ऐड करूँगा। तो डिले के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ, फिर बंद करते हैं, सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग, बल्कि कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं सिंपली भेजूंगा इसमें हमारा प्रॉमिस
4 सेकंड बाद रिजॉल्व होके जा रहा है। डेटा बेस्ट। आप इधर मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं, सक्सेसफुली, और मैं टाइम दे दूंगा उसको 5 सेकंड का। अब देखिए हमारे पास हमारा एक प्रॉमिस बन गया। अगर मैं आपको कोडिंग दिखाऊं इससे पहले कि कंसोल डॉट लॉग 1 2 हमारे पास ये हो गया, और मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग 3। तो आगे देखिए हमारे पास 1 भी चल गया, 3 भी चल गया, और जो 5 सेकंड बाद है, 5 सेकंड बाद हमारा दरमियाना कोड जो हमारा प्रॉमिस था वो भी चल गया। यानी हमारी जावास्क्रिप्ट जो है मल्टी थ्रेड के ऊपर कन्वर्ट हो गई है। तो मैंने तो उसको कॉल ही नहीं किया हुआ, तो मैं कॉल कर लेता हूँ गेट डेटा बाय यूजिंग ये। आप देखते हैं 1 चल गया, 3 चल गया, वो दरमियाना वाला जो हमारे पास था गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिस, ये हमारे पास 5 सेकंड बाद सिंपली आ जाएगा। ये क्यों नहीं आया? मैंने फंक्शन कॉल भी किया, ये आया क्यों नहीं है? एक छोटी सी बात है, कॉमन सेंस की बात, अगर आप यहाँ पे देखें तो मुझे कंसोल में शो क्यों नहीं हुआ? हम्म ये कंसोल में प्रिंट होना है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं, रिटर्न का कीवर्ड हमारे पास क्या करता था, फंक्शन में से कुछ ना कुछ आगे भेजता था ना। इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या चीज रिटर्न कर रहा है? एक प्रॉमिस। तो मुझे इसको किसी वेरिएबल में सेव करवाना पड़ेगा। करता हूँ लेट डेटा इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद मैं उस डेटा को कंसोल में प्रिंट कराऊंगा। रिटर्न का कीवर्ड आपको कुछ ना कुछ देता है ना, फिर आप उसको सेव करा के काम करते थे। हमने फंक्शंस में चीज समझी थी ना। तो अगर मैं अब देखूं तो ये हमारे पास 1 चलिए, ये हमारे पास 3 भी चलिए, दरमियाना काम देखिए हमारे पास सिंपली यहाँ पे प्रॉमिस स्टेट पेंडिंग आ रही है। ये बेसिकली इसने वेट नहीं किया, ये डायरेक्टली कंसोल में प्रिंट हो गया, इसको वेट करवाना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास नहीं आया। अगर अब मैं गेट डेटा को सिंपली कॉल करूंगा तो हमारा प्रॉमिस जो सिंपली रिजॉल्व हो चुका है, पेंडिंग है। प्रॉमिस पेंडिंग है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस हैंडलिंग फिलहाल नहीं की हुई। अगर तो रिजेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल रिजेक्ट भी नहीं हुआ। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही हमारे पास होता है। जब भी आप एक डेटाबेस के साथ काम करेंगे, डेटाबेस आपको हमेशा कुछ इसी तरीके की चीज़ रिटर्न करती है। ये तो फिलहाल मैंने अपनी तरफ से कस्टम बनाया हुआ है, रियल में हमारे पास जाके बाकी डेटा वगैरह सर्च करता है, और सर्च करने के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले कराता है। मैं तो फिलहाल कस्टम दिखाया हुआ है। कुछ समझ आइए, थोड़ी सी बहुत समझ आई है। प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट समझ आए कि प्रॉमिस हमारे पास क्या होता है। थ्योरेटिकल, ये पार्ट सिर्फ थ्योरेटिकल है। कोडिंग में इसका, कोडिंग में इतने हिस्से का जिक्र नहीं है। अच्छा, कोडिंग में आप इतने हिस्से को नहीं देखेंगे। ये जो इतना हिस्सा है ना हमने किया ना, ये आपने कभी भी खुद नहीं करना होगा, आपने इसके बाद वाला पार्ट करना होगा। तो ये जो हिस्सा मैंने डिस्कस किया, इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया आप लोगों को? थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया? क्या समझ आया? क्या थोड़ी बहुत समझ आया तो प्लेन कर सकते हैं। प्रॉमिस हमारे पास क्या होते हैं? प्रोमिस हमारे पास किस चीज़ को कहा जाता है? जावास्क्रिप्ट में जब एक चीज़ हमारे पास वर्क लेती है तो हम लोग उसको एसिंक्रोनस टाइप में मल्टी थ्रेड पे कन्वर्ट करते हैं। मल्टी थ्रेड पे कन्वर्ट करने के लिए फिलहाल हमारे पास पहले कॉल बैक्स थे कि यार एक काम हो जाए, उसके बाद ये बाकी की एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, बाकी सब भी चलता रहे और साइड बाय साइड ये भी चलता रहे। पहले कॉल बैक्स से, लेकिन कॉल बैक्स के अंदर से हमें एक मसला देखने को मिला जिसका नाम कॉल बैक हेल्थ था। देन उसके बाद हमारे सामने चीज़ आई है प्रोमिस। अब प्रोमिस क्या कहते हैं? वो कहते हैं जावास्क्रिप्ट को देखिए से जो न्यू प्रोमिस का कीवर्ड इस्तेमाल किया ना, इसे जावास्क्रिप्ट को, जब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इस तक आई ना, से डायरेक्टली एक बात बोलिए कि भाई मेरा वक्त लगेगा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम और जो काम करें तुम वो करो, जब सारे काम तुम्हारे कंप्लीट हो जाए एट द एंड तुमने मेरे पास वापस आना है। प्रॉमिस ने जावास्क्रिप्ट को ये बात की है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने कहा चलो ठीक है मैं मानो तुम वादा करो, लेकिन तुम मुझे बताओ किस चीज़ के, तुम मुझे बदले में क्या दोगे? मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मुझे मुझे बताओ क्या दोगे? तो उसने कहा मेरे पास दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास ये होगा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो तुम्हें डेटा मिलेगा, या फिर तुम्हें क्या मिलेगा, प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो तुम्हें एरर मिलेगा। तो इसने जावास्क्रिप्ट को पहले ही समझा दिया कि मैं तुम्हें डेटा भी दे सकता हूँ और मैं तुम्हें एरर भी दे सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट का अगला काम होता है कि यार इस प्रॉमिस को हैंडल करे। बेसिकली अगर तो हमारे पास डेटा निकल के आता तो हमने क्या करना है, और अगर हमारे पास क्या आता है, एरर निकल के आता, तो आपने एरर के केस में क्या करना है। जावास्क्रिप्ट का ये काम है। जावास्क्रिप्ट इसकी बातों को तसल्ली से सुनेगा, तसल्ली से सुनने के बाद जावास्क्रिप्ट इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। आगे का जितना भी कोड हमारे पास लेट से नीचे जो मैंने लिखा हुआ है, जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट करा के एट द एंड वापस आता है इसके ऊपर। यानी जितनी भी फाइल है ना, पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद आखिर में इसके पास वापस जाएगा, इससे पूछेगा मैं सब कुछ करके आ गया, अब तुम बताओ तुमने क्या किए। तो ये कहेगा चलो ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया, यानी मैंने तुमसे वक्त लिया था, तुमने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया। अब तुम्हें बदले में अगर तो डेटा आ गया तो इसको डेटा पकड़ा देगा, और अगर एरर आया तो उसने एरर पकड़ा देगा। देन जावास्क्रिप्ट के हमने कोड करके इस चीज़ों को हैंडल करना है। बस हमने सिर्फ इतना काम करना है। ये जो पूरी कहानी सुनाई है ना,
इस कहानी में हमारा काम कितना है कि इस प्रॉमिस को सिर्फ हैंडल करना है, कि अगर एरर आया तो क्या करना है, अगर डेटा आया तो क्या करना है, बस हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अब क्लियर है? मुझे पूरा यकीन है एग्जैक्टली सबको 100% ही समझ आएगा। और ये बात ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये टॉपिक जो है काफ़ी मुश्किल है। अब कोई बंदा ऐसा बिगनर जावास्क्रिप्ट में आता है, वो डायरेक्टली उसके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल नजर आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कि बंदा वो उसमें आ जाए कि यार ये हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूँ ना, ये आपने इसको बस जहन में डालना है। अभी नहीं आ रही है, एक दफ़ा दोबारा देख लो, एक दफ़ा फिर देख लो। मेरे से समझ नहीं आई है, मुझसे बार बार पूछ लो, मैं समझा दूंगा। अगर फिलहाल नहीं आई तो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है, अगर आपको और एक्सप्लेनेटरी चाहिए, अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं समझाने में। उसकी भी समझ नहीं है तो आप कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें। वो श्रद्धा जो है अपना कॉलेज वाली, उसने भी काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन की हुई है। कोड विथ हैरी ने भी काफ़ी अच्छी की हुई है। अगर किसी अंग्रेज़ को लिखना चाहे तो अंग्रेज़ में हमारे पास नाम है ब्रेड ट्रावर्सी, नाम है उस बंदे का। ये हमारे पास ब्रेड ट्रावर्सी है, इसका नाम है, आप इसकी वीडियो देखना चाहिए। काफ़ी अच्छा बंदा है, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स में समझाता है, बड़ा स्पीड में समझाता है लेकिन काफ़ी अच्छा समझाता है। तो आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के बाद, आपको वहाँ से भी क्लियर आउट हो जाएगा। लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि एक बंदा है डायरेक्टली छोटी छोटी बातों से वो हिसाब है डोम से निकाल के इस पे पलटता है ना, तो ये चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके बीच डोम के बाद उसके बीच कुछ नहीं आता। इसके बाद एक दोनों में एक ही चीज़ है जिसका नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और मेरा नहीं ख्याल कि जावा में किसी को प्रैक्टिकली वो आज तक उसने किसी इस्तेमाल की होगी। तो लोग लिखते हैं, सीखते हैं, लेकिन इस्तेमाल आज तक नहीं। मैंने खुद भी सीखी थी, लेकिन तकरीबन 5-6 साल हो गए कि मैंने कभी इस चीज़ को इस्तेमाल किसी भी एक प्रोजेक्ट में ना किया, ना किसी की प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होता हुआ देखा है इसे। उप्स, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास होती है, तो बड़ी कम इस्तेमाल होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। सुकून से तसल्ली से इस चीज़ को देखें, उसके बाद ये आप लोग करें। इसका अगर आपको, मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज़ें हम लोग हिस्ट्री से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की चीज़ें समझ रहे हैं, एट द एंड जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो बहुत आसान है। इस टॉपिक को भी आसान ही है। इस टॉपिक में अभी तक जो चीज़ें की हैं वो हमारे करने का हिस्सा नहीं है। हमने सिर्फ डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझा कि डेटाबेस कैसे काम करती है। अब उसके बाद हमारे करने का जो हिस्सा है अभी हम लोग वो करेंगे। ठीक है? ठीक है आपके नहीं? अच्छा, आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को अब प्रॉमिस की हैंडलिंग करनी है। यहाँ तक हमारा प्रॉमिस बन चुका है। हमारा प्रॉमिस जो है 5 सेकंड बाद डेटा फैच असेंबली करता है। अब इस प्रॉमिस में कितने चांसेस हैं? किन दो चीज़ों के चांसेस हैं? या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, या तो हमारे पास ये रिटर्न होगा, या फिर हमारे पास रिजेक्ट होगा, यानी एरर आएगा। अभी मैं फिलहाल इस प्रॉमिस को क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व करूँ ना, डेटा रिटर्न करूँ ना। मैंने डेटा लिखा हुआ डेटा फेच सक्सेसफुली, मैं ये रिटर्न करूँ। तो इस केस में, प्रोमिस के केस में आपको एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसका नाम है हमारे पास, एक हमारे पास होता है, एक सेकेंड इसको हम ज़रा सा लोड कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है देन, और एक हमारे पास है कैच। ये दो चीज़ें आपको बीच में देखने को मिलेंगी। देखने से अगर समझ पड़ जाए कि देन से मुराद कि अगर तो हमारे पास जो प्रॉमिस है हमारा रिजॉल्व होते हैं, उसने डेटा रिटर्न किए, तो हम लोग देन को इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे प्रॉमिस ने हमें एरर रिटर्न किए, कैच दिया, तो हमारे पास एरर रिटर्न किया यानी रिजेक्ट हमें किया, तो हम लोग उसके लिए कैच का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉमिस में दो ही बातें, एक हमारे पास डॉट देन आता है, एक हमारे पास डॉट कैच आता है। हमारे पूरी की पूरी प्रोमिस इस चीज़ के गिर्द घूमते हैं बस। हमने यही करना है, हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो प्रॉमिस अभी बने वो हम नहीं बनाएंगे, डेटाबेस बनाएगा। आपने इनकी मदद से सिर्फ उस प्रॉमिस को हैंडल करना है। क्लियर है? इसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं कि डॉट देन कैसे काम करेगा। डॉट देन से मुराद ये है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है। तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो मतलब डेटा मिले, अपने डेटा प्रिंट कराना है या डेटा को वेबसाइट पे दिखाना है या ऊपर मैनिपुलेशन करनी है, आप सिंपली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कैच करना यही है कि यार एरर है तो आप यूजर को दिखा देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। इतना बड़ा किस्सा हमने बीच में नहीं डालना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब डॉट देन और डॉट कैच का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉमिस कौन रिटर्न कर रहा है? गेट डेटा बाय यूजिंग ये वाला फंक्शन। तो मैं आके लिखूंगा गेट डेटा बाय यूजिंग फंक्शन डॉट देन, सॉरी, डॉट देन, डॉट देन आता है। और एक हमारे पास क्या आता है, गेट डेटा बाय यूजिंग डॉट कैच। कैच में आपके पास अगर तो प्रॉमिस है हमारे पास एरर रिटर्न किया तो एरर आएगा, और रिजॉल्व में हमारे पास देन का ब्लॉक चलेगा। अच्छा, मजे की बात कि जो देन है ये भी हमारे पास एक ही कॉल बैक फंक्शन लेता है बस। ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा। तो आप बीच में जो कुछ लिखवाना चाहें, कंसोल लॉग लॉग यस वी डिड इट। और कैच में हमारे पास एरर आता है,
console.log, sorry, something, sorry, something went wrong। हमने बीच में ये लिख दिया कि ये दो बातें हमारे पास बीच में आ गए। अगर तो हमारा प्रॉमिस ने ऊपर से रिजॉल्व रिजेक्ट की रिटर्न किया होगा तो हमारे पास ये ब्लॉक चलेगा, और अगर तो हमारे पास एरर रिटर्न किया होगा तो हमारे पास ये ब्लॉक चलेगा। अच्छा, ये दो हमारे पास बातें आ गई हैं। अब अगर हम लोग जाकर देखें तो हमारे पास क्या है, रिफ्रेश करते हैं, 5 सेकंड का डिले है। 5 सेकंड के बाद देखिए हमारे पास आ जाएगा सिंपली यस वी डिड इट, तो हमारा काम सिंपली हो गया। आप लोगों ने बस यही करना है, ये जो हमने किया ना, ये आप लोगों ने सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब डेटा आएगा, डेटा के साथ तो आप लोग जो कुछ करना चाहेंगे, आपने डिस्प्ले कराना है, वो तो आपका अपना हेडेक है। लेकिन आपने प्रॉमिस हैंडलिंग में सिर्फ ये दो काम करने हैं और कुछ भी नहीं करना। डॉट देन के ना हमारे पास आएगा क्या, डेटा अगर आ गया तो डॉट देन चल जाएगा, और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो तो हमारे पास सिंपली डॉट कैच चल जाएगा। इतना ही है, इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा प्रॉमिस है और उसके बाद हमारे पास सिंपली ये आ गया। ठीक है, इस चीज़ को हमारे पास कहा जाता है कि प्रॉमिस एंड प्रॉमिस हैंडलिंग हमने यहाँ पे किया। अच्छा, ये दो जो सेपरेटली लिखी हैं इसकी ज़रूरत नहीं है इसको सेपरेटली लिखने की, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। ये जो मैंने डॉट देन लगाया तो आप डॉट देन के बाद डायरेक्टली डॉट कैच भी कर सकते हो, तो हमारे पास कुछ ऐसा ही आ गया। तो अगर मैं अब आगे देखता हूँ तो हमारे पास एज इट इज़ वैसे ही रिजल्ट आएंगे, कुछ बीच में डिफरेंस नहीं होगा। 5 सेकंड के डिले, यस वी डिड इट। और इन केस हमारा जो क्या कहते हैं उसे प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व को बंद करके सिंपली रिजेक्ट रिटर्न करता हूँ कि हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ, किसी भी केस में हो सकता है। फील्ड प्रॉमिस से हमें सिंपली फेल्ड रिटर्न किया, लेकिन पहले केसेस में हमें क्या मिल रहा था, अनकॉट एरर ऐसा लिखा हुआ था ना, अनकॉट एरर और समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा था। लेकिन अब तो हमने उसको ऑलरेडी कॉट कर लिया, हमने ऑलरेडी उसको हैंडल कर लिया। तो अब देखिए 5 सेकंड बाद हमारे पास वो जो मैंने एरर बनाया था ना, मेरे पास वो आ जाएगा, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, हमारी एरर हैंडलिंग हो गई है। तो डॉट देन और डॉट कैच का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये काम हमारा कौन हैंडल करेगा, ये काम हमारा डेटाबेस का। डेटाबेस हमें प्रॉमिस, हम जो भी डेटाबेस है ना वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। सही बोला है, ऐसे ना देखो, उसने सही बोला है। डेटाबेस हमें प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, लेकिन इसके बाद हमें सिर्फ उसको इतने हिस्से में हैंडल करना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक, पक्की बात है। ये चीज़ हमारे पास कॉल बैक हेल्प के मुकाबले आसान निकली है। आप इसका कोड देखें और फिर हमारे पास ये कोड देखें। खैर अभी तक हमने इसका मसला फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया कि इसका मसला, इसमें क्या मसले आने लगे थे, फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया, हम उसके मसले भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये उससे तो काफ़ी आसान है, एटलीस्ट इस सिंटेक्स से तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो सिंटेक्स हमने ये वाला देखा है। कि यहाँ पे हम लोग अगर 3-4 लाइंस और भी अपनी तरफ से लिख दें, हमने लिखी भी हुई है अलबत्ता, हमें कोई भी मसला नहीं हुआ, हमारा काम इजीली चल रहा है। लेकिन कॉल बैक्स का, जो कॉल बैक हेल्प का मसला था, उसको किसने हमारे पास ख़त्म किया, प्रोमिस ने। डेटाबेस ने हमेशा प्रॉमिस रिटर्न किया, हमने उस प्रॉमिस को हैंडल किया। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये बात है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि चलो यहाँ तक करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये प्रॉमिस हैंडलिंग है कि हमारे प्रॉमिस ने देखिए क्या दिया हुआ है, रिजॉल्व रिजेक्ट किया ना, ऊपर हमारे पास रिजॉल्व है तो रिजॉल्व के केस में हमारे पास देन चलता है, और रिजेक्ट के केस में हमारे पास ये चलता है। ये चीज़ हमारे पास प्रॉमिस हैंडलिंग कहलाती है। आप इनकी मदद से एक प्रॉमिस को हैंडल करते हैं कि एक वादा आया तो वादे के साथ मैं क्या करूंगा, जो मैंने बातें डिस्कस की कि हमें जावा सिर्फ जो वादा करती है, सॉरी जावा सिर्फ के साथ एक टॉपिक दावा वादा करता है, तो जावा सिर्फ उसको कहती है कि यार या तो मैं तुम्हें हाँ करूंगा, यानी प्रॉमिस डेटा प्रोवाइड करूंगा, या फिर एरर दूंगा। जावा सबको पहले से बता देते हैं ना कि यार डेटा भी आ सकता है, एरर भी आ सकता है, तुम उसके लिए पहले से तैयार हो। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तो जिस तरीके पे हम लोगों ने पढ़ा था, कॉल बैक्स मज़े के चल रहे थे, फिर कॉल बैक हेल हमने देखा। जो कॉल बैक हेल देखा तो हमारा बिल्कुल दिमाग सुन पड़ गया कि यार ये क्या चीज़ है। एग्जैक्टली प्रोमिस में भी मसला है। प्रोमिस अभी स्टार्टिंग में देखे, कॉल बैक से तो बड़े आसान लगे होंगे यार, हैंडलिंग कितनी आसान है।
कि अगर हमारे पास कॉल बैक्स में देखें, कॉल बैक्स में हैंडलिंग का ये तरीका था और प्रोमिस में हैंडलिंग का ये तरीका है। काफ़ी नीट है, काफ़ी समझ भी आ रहा है कि अगर प्रॉमिस ने डेटा दे दिया तो ये चलेगा, अगर एरर दे दिया तो हमारे पास ये चलेगा, यानी डेटा बेस ने डेटा दे दिया तो देन चलेगा, ये तो हमारे पास कैच चल जाएगा। आसानी से समझ आ रही है। लेकिन अभी जिस तरीके पे हमने कॉल बैक से स्टार्ट किया था तो आसान लगे, तो फिर कॉल बैक हेल्थ देखा तो बिल्कुल ही खाली हो गए थे। एग्जैक्टली अभी हमने यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखना है जिसका नाम है प्रॉमिस चेनिंग। प्रोमिस तो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ में कोई मसला नहीं, लेकिन प्रोमिस को हम लोग जो बार बार एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करते हैं, लाइक क्योंकि अभी हमारे पास क्या हो रहा है, एक ही काम हो रहा है ना। हमारा मेन मकसद क्या था, एक काम के बदले दूसरा काम हो। डेटा वन सर्च हो, फिर उसके बाद डेटा टू सर्च होगा, देन थ्री होगा, देन फोर होगा। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करना है, फिलहाल हमने वो नहीं किया। हम उसके अंदर करेंगे, उसके अंदर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना सिंपली प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि आप एक प्रॉमिस को दूसरे प्रॉमिस के साथ किस तरह चेन कर सकते हैं, यानी एक के बदले दूसरा चले, सॉरी एक चलेगा, उसके बाद दूसरा चलेगा, उसके बाद हमारे पास तीसरा चलेगा, उसके बाद ही हमारे पास आगे चलेंगे। अगर इनमें से लेट से हमारा ये वाला ब्रेक हो गया, ये नहीं चला, तो उसके आगे कुछ भी हमारे पास नहीं चलेगा, ये सारे के सारे हमारे सिंपली ब्रेक हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग यहाँ पे समझ कि एक दूसरे पे प्रोमिस में कैसे डिपेंड कर सकते हैं। तो मैं अपना फंक्शन जो मैंने पहले बनाया था आईडी वाला, मैं यहाँ पे भी लेके चलूंगा। आईडी यहाँ पे बनी हुई है। मैं सिंपली अभी तक जो दे रहा हूँ, अच्छा इससे पहले मैं एक छोटी सी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ पे आता हूँ। हमें जो रिजॉल्व रिजेक्ट मिल रहा है ना, ये फंक्शन है तो रिटर्न किया है ना, लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ मिले, यहाँ पे तो मैंने अपना कंसोल प्रिंट करा है ना। प्रोमिस का मकसद क्या होता है कि डेटा बेस में से कुछ ना कुछ मिले। अब बारी आती है कि डेटा बेस में से हमें ऑलरेडी रिजेक्ट मिला हुआ है, रिजॉल्व भी मिला हुआ है, लेकिन हमने उसे रिसीव नहीं किया। तो अगर तो आपको सिंपली उससे क्या कहते हैं, डेटा को यानी रिजॉल्व वाले केस में आपको डेटा रिसीव करना, तो आप यहाँ पे आएंगे डॉट देन के अंदर जो फंक्शन बनाए ना, इसके अंदर आके आप कुछ ना कुछ लिख दें, रिजल्ट लिख दें, रेस्ट लिख दें, एबीसी जो कुछ लिखना चाहे आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली रेस्ट, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने वी डिड इट के बाद में सिंपली कॉमा रेस्ट डाल देता हूँ। और रिजेक्ट के केस में हमें एरर जो मिलता है, हमारा भी तो एरर ही आ रहा है, तो अब यहाँ पे सिंपली एरर को किसी भी नाम से कर लिया, मैंने ई आर आर के नाम से कर लिया। ये बाय डिफॉल्ट डॉट देन के ना जो रिजॉल्व है वो हमें डॉट देन में उसका आउटपुट मिलता है, और रिजेक्ट में आप जो भी भेजते हैं हमें डॉट कैच में मिल जाता है। आपने सिंपली रिसीव करके उसको आगे लेके चलना होता है। तो मैं यहाँ पे एरर प्रिंट कराता हूँ। तो अभी अगर मैं जाके देखूँ ना, इसको आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश किया, 5 सेकंड का वेट है, 5 सेकंड के बाद हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, फेल्ड। और ये फेल्ड हमें किसने दी है, ये फेल्ड हमें हमारे रिजेक्ट से मिले। अगर मैं यहाँ पे बंद करके रिजॉल्व को ओपन कर लूँ, तो आप जो कुछ भी बेचते हैं ना, अगर तो आपने रिजॉल्व की मदद से हमारे पास आया तो उस केस में हमें डॉट देन में मिल जाता है, अगर रिजेक्ट की मदद से आया तो हमें सिंपली डॉट कैच में मिल जाता है। आपने इनको रिसीव करके कुछ ना कुछ करना चाहिए तो आगे कर सकते हैं। तो आते हैं आगे, यहाँ पे इसको देते हैं, यस वी डिड इट, वी डिड इट। मैंने कंसोल में इतना प्रिंट किया था, डेटा फेच सक्सेसफुली हमारे पास रिजॉल्व से आया है। तो हमारे पास बेसिकली इस तरीके से हम लोग प्रोमिस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रोमिस हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, हम उसको सिंपली रिसीव करते हैं। रिजॉल्व वाला केस देन में, और एरर वाला केस यानी रिजेक्ट वाला केस हमारे पास कैच में आता है। तो हमें ये रिजॉल्व और एरर को बस जहन में याद रखना है। अच्छा, मैं प्रॉमिस ट्रेनिंग के ऊपर वापस आता हूँ कि रिजॉल्व और रिजेक्ट का तो समझ आया ना। रिजॉल्व में आप जो कुछ लिख के भेजते हैं वो आपको डॉट देन में मिल जाता है, आपने उसको रिसीव करना है और उसको आगे इस्तेमाल करना है। और रिजेक्ट की मदद से आपने देखिए इसके अंदर मैंने रिजॉल्व में जो कुछ लिखा था वो मुझे एज अ रिजल्ट यहाँ पे मिला है, डॉट देन में एज अ रिजल्ट मिल जाता है। और डॉट कैच में हमें वो मिलता है जो आपने एज रिजेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे कुछ भी भेज सकते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, कुछ भी भेजना चाहे आप भेज सकते हैं, वो आपको सिंपली कैच में मिल जाएगा। और रिजॉल्व में जो कुछ भेजेंगे आपको किस में मिलेगा, देन के अंदर। आते हैं अब अपने प्रॉपर किस्म का कोडिंग यहाँ पे करते हैं, समझते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी दी हुई है तो मैं सिंपली करूँगा रिजॉल्व। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल फेचिंग डेटा फॉर आईडी, फेचिंग डेटा फॉर आईडी, यूज़र ने जिस आईडी का डेटा मांगा है वो लिखा हुआ आएगा, और आगे डॉट 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 भी कर लेते हैं। फेचिंग कर लेंगे, चलो गेटिंग कर लेते हैं, चलो फेचिंग ज़्यादा प्रोफेशनल है। और रिजॉल्व में भेज देंगे हम लोग डेटा, सॉरी, डेटा फेच्ड फॉर आईडी, बस किस्सा ख़त्म। हमने ये चीज़ ऊपर ऑलरेडी की थी ना, एग्जैक्टली वही चीज़ मैंने यहाँ भी कर ली। मैं इसकी ड्यूरेशन भी 4 सेकंड करता हूँ। अब क्या होगा, यूजर गेट डेटा बाय यूजिंग फंक्शन को कॉल करेगा, लेट से मैंने यहाँ पे 1 लिखा है,
तो मैंने 1 लिख के इसको कॉल किया है, तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कंसोल में फेचिंग डेटा फॉर ID1। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया है फेचिंग डेटा फॉर ID1 फंक्शन। यहाँ पे ये क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने यहाँ पे IDP रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ID की जगह, इसको ID कर लेंगे, नीचे भी ID और यहाँ पे भी ID। तो अब देखिए हमारे पास आ जाएगा फेचिंग डेटा फॉर ID1, और 5 सेकंड बाद हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे यस वी डिड इट डेटा फेच फॉर ID1। हमारे पास सिंपली आ गया। ये चीज़ हमने ऑलरेडी कॉल बैक्स में भी की हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको कराने का मकसद समझाता हूँ। होना क्या है, होना हमारे पास ये है कि जब यूज़र एक डेटा मांग ले, उसके बाद हमारे पास सेकंड डेटा है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, देन फिफ्थ है, इस तरीके पे हमारे पास चेंज करनी है। तो मैं फिलहाल अपने डॉट कैच को यहाँ से रिमूव कर दूँ। डॉट देन में आप एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे करते हैं, आप सिंपली इसके आगे क्या करेंगे, एक और डॉट देन लगा लें कि पहला काम कंप्लीट हो जाए, इसके बाद क्या करो। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा ये, और लिखेंगे गेट डेटा, क्या नाम है उस फंक्शन का, गेट डेटा यूजिंग प्रोमिस टू, बस ऐसा खत्म। बस बस बस, एक सेकेंड। गेट डेटा इनटू, सही है। अच्छा, डॉट देन के ना वहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया था। डॉट देन के केस में हमारे पास क्या, जिस तरीके से हमने कॉल बैक्स में एक दूसरे पे डिपेंड किया था, डॉट देन में हमारे पास कुछ ऐसा है कि जब आपका पहला डॉट देन यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया, हमने कंसोल डॉट लॉग उसका जो पहले वाला का रिस्पॉन्स वो कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आप दोबारा अपने फंक्शन को कॉल लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा गेट डेटा फॉर यूजिंग ID2, मैंने सफर इसमें 2 लिख दिया। अब आप इसकी हैंडलिंग करेंगे डॉट देन कि यार जब ये हमारे पास आ जाए, अगेन इसमें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेस, आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसोल डॉट लॉग रेस कर लेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास ये जो ये कॉन्सेप्ट बना ना, इस चीज़ को हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। एक देन के अंदर आप दूसरा देन डालें, फिर उस दूसरे देन में तीसरा देन डालें, देन चौथा और पांचवा, इस तरीके पे आप चलते रहें। इस तरीके पे आप डिपेंडेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने किया कुछ ये है कि सबसे पहले हमारे पास, इसके आखिर में मैं डॉट कैश लगा दूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपना मेन फंक्शन पहली दफ़ा कॉल किया। पहली दफ़ा कॉल करने के बाद मैंने उसको क्या कहा, तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स तुम क्या करो, इतने को देखते हैं, बाकी को छोड़ते हैं। उस रिस्पॉन्स को तुम क्या करो, उस रिस्पॉन्स को तुम कंसोल में प्रिंट करा दो, इसने का कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा फेचिंग डेटा फॉर ID1, पहले का रिस्पॉन्स आ गया, फंक्शन खत्म हो गया। लेकिन मुझे पहले के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो मैं इस डॉट जो पहला वाला डॉट देन है ना, इसी के अंदर आके दोबारा अपने फंक्शन को कॉल कराता हूँ कि जब हमारे पास पहला वाला काम हो जाए ना, तब तुमने तुमने इस दूसरे के लिए काम करना है, और फिर इसके ऊपर आपने डॉट देन लगाना है। पहले तो हमने फर्स्ट वन के ऊपर लगाया, अब हम लोग सेकंड वन के ऊपर आके डॉट देन लगाएंगे, यानी डॉट देन के अंदर एक डन आएगा। इसमें हमें अगेन वही रेस मिल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग रेस। अब देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये पहला वाला चलेगा, इसको बंद करते हैं। पहला वाला फंक्शन कॉल होगा, प्रॉमिस आएगा, प्रॉमिस हमारे पास ID1 का डेटा रिटर्न करेगा, हम उसको सिंपली कंसोल कराएंगे। फिर उसको मैं बोलूंगा जब 1 का आ गया ना, अब तुम दोबारा सेकंड वाले का डेटा मांगो। अगर सेकंड वाले का डेटा आ जाए तो तुमने उसको कंसोल प्रिंट कराना है, अगर थर्ड वाला मांगना तो थर्ड वाला भी मैं कुछ ऐसा ही करता। गेट डेटा बाय यूजिंग 3 डॉट देन रिस्पॉन्स, ये कंसोल डॉट लॉग प्रेस। ये हमारे पास ये जो ये चीज़ बन रही है ना, ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉमिस चेनिंग। कि एक चेन के अंदर दूसरा, यानी एक दिन के अंदर दूसरा दिन पड़ा है, दूसरे के अंदर तीसरा पड़ा है, ये सारे के सारे आपस में लिंक हुए हैं। ये हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट था। और ये उससे तो आसान है, अगर उसका हम लोग नाम देखें, ये हमारे पास जो कॉल बैक हेल है, उससे आसान है, रीडेबिलिटी है इस कोड की। लेकिन ये भी डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है। हमें क्या करना था, हमें एक काम के बदले दूसरा काम करना था, बस हमारा मकसद इतना है कि जब पहला डेटा आ जाए, उसके बाद दूसरा है, दूसरा जो दिन हमारे पास तीसरा है। तो हमारे पास इस तरीके पे करते करते हमें एक कॉन्सेप्ट नया देखने को मिला, जिसका नाम है प्रॉमिस चेनिंग। तो डेवलपर्स को भी ये चीज़ फेस करने को मिली थी, तो उन्होंने इसकी भी एक नई अपडेट निकाली थी। क्योंकि अगर इसको मैं थोड़ा सा और डीप डाउन जाऊँ ना, गेट डेटा बाय यूजिंग दिस, इस दफ़ा मैं 4 का डेटा मांगता हूँ, डेट डॉट देन अगेन रिस्पॉन्स
कंसोल डॉट लॉग रेस। इस डॉट देन के अंदर हमारे पास अगेन गेट डेटा बाय यूजिंग 5 डॉट देन रेस कंसोल डॉट लॉग रेस। ये जो चीज़ बनी ना, ये हमारे पास कहलाती है प्रॉमिस चेनिंग। ये हमारे पास पूरी की पूरी चेन है, ये उसकी सबसे बड़ी कड़ी है। इसके चलने के बाद ही हमारे पास दूसरी कड़ी चलेगी, इसके बाद हमारे पास ये वाली कड़ी चलेगी, उसके बाद तीसरी दिन, चौथी दिन, पांचवी। अगर किसी भी एक कड़ी में मसला आ गया, यानी किसी भी एक कॉल के अंदर हमारे पास इशू आ गया, तो नीचे का कोड हमारे पास नहीं चलेगा। हमारे पास पहला वाला डॉट देन चलेगा, उसके बाद सेकंड चलेगा, देन थर्ड चलेगा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे के अंदर पड़े हुए हैं। हमारे पास टॉप लेवल का ये है, उसके बाद सेकंड ये है, देन हमारे पास इसमें थर्ड आता है, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। और इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास कहा गया था कि यार ये चीज़ क्या कहलाती है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है हमारे पास, प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है। ये भी हमारे पास एक मसला है। जब प्रोमिस को हमने प्रोमिस की हैंडलिंग जो हमने डॉट देन और डॉट कैच की मदद से काफ़ी ज़्यादा देखी है, तो इसमें हमें ये मसला देखने को मिल गया कि यार कि ये चीज़ तो और भी डिफिकल्ट होने जा रही है। यानी कोड बज़ाहिर देखा जाए तो एकदम से बंदा डर सा जाएगा, कि नया बंदा को कहेगा कि यार ये कितनी मुश्किल कोडिंग है। ये तो मैंने फंक्शन का नाम ही कोई बहुत ही बड़ा लिख दिया, गेट डेटा बाय यूजिंग प्रोमिस, तो अगले वैसे भी इससे हो जाएगा। तो ये चीज़ भी लोगों को फेस करने की मिल गई थी, क्योंकि देखें कोड समझने में वक्त लगता था। मकसद क्या था, डेटाबेस ने डेटा दिया है, हमें उसको हैंडल करना है। एक डेटा आ गया, देन दूसरा मांग रहा है, देन तीसरा मांग रहा है, देन चौथा मांग रहा है, हमने इतना ही करना है और हमने कुछ भी नहीं करना। सही है, उस केस में हमें इतना कुछ करना पड़ा है। तो प्रोमिस भी हमारे पास यहाँ पे एक हिसाब से फ्लॉप हो गए थे, जो प्रोमिस चेनिंग है वो भी यहाँ पे एक हिसाब से फ्लॉप हो गई थी। इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट कहा गया। समझ आइए कुछ, उम्मीद तो नहीं है मुझे। ये मसले चल रहे हैं फिलहाल, सिर्फ मसले चल रहे हैं। मैं मेन सोल्यूशन तक नहीं पहुंचा हूँ। कि आपको समझिए कि 1993 से लेके 2007 तक की हिस्ट्री आपने कॉल बैक्स में कवर की है, और 2007 से लेके 2016 तक की हिस्ट्री आप लोगों ने अभी तक ये प्रॉमिस शेयरिंग में कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग 2016 से लेके प्रेजेंट तक 2026 तक का काम करेंगे। ठीक है, तो बस ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो था ना, ये प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले कॉल बैक्स एंड कॉल बैक्स हेल, एंड उसके बाद हमारे पास प्रोमिस फंक्शन, एंड हमारे पास प्रॉमिस चेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉमिस चेनिंग हमारे पास क्या होती है। अब हम लोग इन सारों से मसलों से निकल के एक आखिरी हल के ऊपर आते हैं, जहाँ पे हमें ये जो हैंडलिंग है ना, ये इतना बड़ा मसला ना करना पड़े, जितना मसला हमने यहाँ पे किया ना, इतना बड़ा इशू हमें ना करना पड़े। हम लोग अभी आखिरी अपने हिस्से में आते हैं। ठीक है, इस पूरे को मैं बंद करूँगा। ये हमारे पास पूरा कमेंट हो गया। अच्छा, इस फंक्शन को भी मैं फ़िलहाल आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं दोबारा रिक्रिएट करूँगा। पड़ा रहे, इसी में थोड़ी बहुत मैं चेंजेस करूँगा। तो मैं अपने आखिरी हिस्से में आ रहा हूँ, एसिंग अवेट। एसिंग अवेट हमारे पास जो है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, जो कि हमारे पास 2016 में इंट्रोड्यूस कराया गया। ये हमारे पास प्रोमिस को हैंडल करने के काम ही आता है। यानी इसका काम मकसद क्या है, डेटाबेस अगर प्रोमिस कर तो उसको हैंडल करेगा। ये बेसिकली एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है, कि यार एक मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँ, उसके बाद तुम चलना, उसके बाद तुम चलना, उसके बाद तुम चलना। बाकी का बाहर जितना भी कोड है वो ओपनली रन होगा, लेकिन उस फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती है। कि पहले का रिजल्ट आएगा, देन दूसरे का आएगा, दूसरे का आएगा, देन तीसरे पे आएगा। अगर किसी एक का रिजल्ट खत्म हो गया, खराब हुआ, कोई एरर आया, तो बाकी सब भी हमारे पास सिंपली रिजेक्ट हो चुके। नीचे का कोड भी हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं रहेगा, हमारे पास डिपेंड रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट सबसे आसान तरीका है हमारे पास प्रोमिस को हैंडलिंग करने का। मैं इसिंग अवेट की मदद से करता हूँ। हमारा अगेन वही गेट डेटा बाय यूजिंग, इसका मैं नाम चेंज करता हूँ, फेच डेटा। मैंने फंक्शन का नाम, फंक्शन तकरीबन वही है, इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, थोड़ी सी मैं चेंजेस करूँ लिटिल बिट। कंसोल डॉट लॉग डेटा फेच्ड फॉर आईडी, थोड़ी बहुत ही मैं चेंजेस कर रहा हूँ बस ये, और इसके बाद रिजॉल्व, और मैं कुछ नहीं कर रहा। रिजॉल्व सक्सेस, बस मेरा काम खत्म। अगेन वही फंक्शन है हमारे पास, फेच डेटा का। वो क्या कर रहा है, वो हमें एक प्रॉमिस, जब भी हम उसको कॉल करेंगे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और उसके 2 सेकंड बाद हमारे पास को, मैं फिलहाल के लिए टाइम ड्यूरेशन 4 सेकंड कर रहा हूँ, 4 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, 4 सेकंड के बाद हमें ये दिखाएगा डेटा फेच्ड, और हमारे पास प्रॉमिस जो है फुलफिल हो जाएगा, हमारा प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, एसिंग अवेट को कैसे करना है, ये तो हमारे वही डेटाबेस वाला किस्सा रहा कि डेटाबेस हमें दे देगी। हमारे केस में डेटाबेस हम लोग अगर आईडी देंगे तो हमें क्या करेगी 4 सेकंड बाद देगा कि यार तुम्हारी आईडी का डेटा मिल गया, वो प्रॉमिस हमारा सक्सेस हो गया। अब इसकी हैंडलिंग करनी है एसिंग अवेट का। एसिंग अवेट अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, लेकिन उसका भी एक छोटा सा मसला है कि आप उसको ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसिंग अवेट को चलाने के लिए आपको इसे एक फंक्शन में रैप अप करना पड़ता है, बस एक फंक्शन बनाना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्टली कर लूँ ना अवेट फेच डेटा, मैं ऐसा कर लूँ तो ये मेरे पास नहीं काम करेगा, ये मेरे पास एक एरर है। क्योंकि अगर मैं इसको सेव करता हूँ ना तो देखिए हमारे पास एक ब्राउजर मेरा है, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन, बाकियों को हम लोग एंड द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ द मॉड्यूल्स। खैर ये हमारे फिलहाल इसका काम नहीं है, हम ये कहेंगे कि यार अनकॉर्ड सिंटेक्स एरर यानी लिखने के तरीके मेरे रहा है, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन, यानी अवेट हमारे पास सिर्फ उन फंक्शंस में काम करता है जो कि जावास्क्रिप्ट के मल्टी थ्रेड है, यानी वो एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं, जैसे वो हमारे पास उसमें काम करता है, इसके अलावा ये हमारे पास काम नहीं करता। तो अगर आपने एसिंग अवेट का इस्तेमाल करते हुए किसी प्रॉमिस की हैंडलिंग करना है तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फंक्शन करता हूँ, फंक्शन डेटा के नाम से आप किसी नाम से भी बना लें, ये कुछ भी नहीं करेगा। अब इसको चलाने के लिए मुझे इससे जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि यार ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, यानी इसको चलने में वक्त लगेगा, ये चीज़ मुझे जावास्क्रिप्ट को समझानी पड़ेगी। तो उसके आगे मैं कीवर्ड लिख दूंगा एसिंग। जो ही जावास्क्रिप्ट इसके ऊपर आएगा सो कहेगा तुम एसिंग हो जाओगे, कहेगा हाँ मैं तो एसिंक्रोनस हूँ, मेरा वक्त लगता है। जावास्क्रिप्ट इसको यहीं पे छोड़ के आगे ये कोड की एग्जीक्यूशन करने लग जाएगा। एट द एंड दोबारा घूम के इसके ऊपर आएगा, जब पूरे कोड की एग्जीक्यूशन होगी तब कहेगा कि तुम बताओ तुमने अब मेरे लिए क्या लाए हो। ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन अपने मुंह से बोल दे कि यार मेरे पास वक्त लगेगा। इसकी हैंडलिंग मैं बताऊँ ना, इसकी हैंडलिंग क्या है, तो इसकी हैंडलिंग हमारे पास टोटल इतनी है। हमें डेटा कौन प्रोवाइड कर रहा है, फेच डेटा। इसको मैं आईडी दूंगा तो मुझे लिखा हुआ आ जाएगा कि गेटिंग डेटा फॉर आईडी 1, इस तरीके पे काम करे ना। तो सिंपली मैं करूंगा फेच डेटा और 1, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसके आगे मैं कीवर्ड लिखूंगा अवेट। अवेट का वैसे मतलब पता है, इंतजार करना, कि इंतजार करो, अवेट फॉर वेट फॉर मी, तकरीबन ये तकरीबन वही चीज़ है। तो मैंने लिखा अवेट फेच डेटा 1, ये हमारे पास हैंडलिंग हो गई है, बस खत्म। ना डॉट देन ना डॉट कैच, कुछ भी नहीं। अगर जाकर देखता हूँ ना, रिफ्रेश किया, अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा, वजह क्या है कि मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अब आके देखते हैं, रिफ्रेश, फेचिंग डेटा फॉर आईडी 1, 4 सेकंड का डिले, डेटा फेच फॉर आईडी 1, आपकी हैंडलिंग हो गई है। ना डॉट देन ना कॉल बैक्स ना डॉट कैच, कुछ भी नहीं, बस आपकी हैंडलिंग हो गई है। अगर बात के एक के बाद दूसरा है देन तीसरा, हम उसी बात पे वापस आए, तो आसान तरीका ये लो, अवेट फेच डेटा 2, अवेट फेच डेटा 3 4 5 6, लो मैं इतना बहुत सारा मांग रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 दफ़ा 9 डिफरेंट लोगों के मैंने डेटा मांगा है, तभी 9 लाइन आई। तो चलो इसको मैं 4 पे ले आता हूँ, चलो 5 पे लेंगे, 1 2 3 4। अब जाके देखें, 4 डिफरेंट हम लोगों ने ये काम डॉट देन के लिए, डॉट देन से भी हमने किया है ना 4 के लिए, 5 के लिए किया ना, चलो इसको भी 5 पे कन्वर्ट करेंगे। डॉट देन से भी हमने 5 के लिए किया, तो मैं आपको ज़रा सा डिफरेंस बता दूं कि डॉट देन से 5 दफ़ा करने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया था, ये इतना काम आया था, ठीक है, 5 दफ़ा के लिए। कॉल बैक से करने के लिए हमारे पास ये तरीका आया था 4 दफ़ा के लिए, यानी एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, हमें ये करना पड़ा था। कॉल बैक्स की मदद से इतना कोड आया था, रीडेबिलिटी मुश्किल थी, डॉट देन की मदद से इतना कोड आया था। अगेन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास किस्सा था, लेकिन एसिंग अवेट में बस इतना ही कोड है, एसिंग अवेट का कोड इतना ही है, हमारी हैंडलिंग हो गई है। रिफ्रेश करेंगे, फेचिंग डेटा 1 के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गए 2 की कॉल लग गई है, दूसरा डेटा मांगा जाएगा, देन तीसरा की, देन चौथे की, इस तरीके पे हमारे पास आता रहेगा। हमारे पास आ गए, अब सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और हैंडलिंग में हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ा। आप इसको किधर सेव करवाना चाहे तो सिंपली वेरिएबल में भी सेव कर लें, लेट से ना कर लो, लेट रिजल्ट ऑफ डेटा 1। अब इस तरीके भी कर सकते हो, अगर वेरिएबल में सेव करना है देन वेरिएबल को प्रिंट करा लो। लेकिन एसिंग अवेट यही है बस, इसमें हमारे पास हैंडलिंग इतनी ही है, इसमें हमारे पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली जो प्रॉमिस होता है ना, ये प्रॉमिस अगेन वही बात, हमें कौन रिटर्न करेगा, हमारा ब्राउजर। आपने सिंपली ये करना है, जो आपको फंक्शन जो डेटा मांग रहे हैं, जो डेटाबेस से डेटा मांग रहे हैं, उसके आगे सिंपली आपने सिर्फ अवेट लगा देना है, बस ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम आराम और सुकून से करता रहेगा।
तो ये एट द एंड हमारा फाइनल रिजल्ट था। इसको चलाने के लिए, एसिंग अवेट को चलाने के लिए आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि जावा सबको ओपनली बोले कि मैं एक एसिंक्रोनस फंक्शन हूँ। अगर मैं इसके बाद कोई कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर, और ये मैं इससे पहले लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग बिफोर। अब देखें, बिफोर और आफ्टर में हमारे पास, ये तो खैर पहली कॉल थी, बिफोर और आफ्टर मेरे पास प्रिंट हो गए हैं, बाकी सब हमारे पास सुकून से। ये तो हमारे पास पहले फंक्शन कॉल लगी थी इसलिए आ गया। ये देखिए, बाकी सब हमारा काम सुकून से हुए, हमारी कहीं पे भी एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं हुई है, ना हमारा कोड ब्रेक हुआ है, ना एक दूसरे पे ये आफ्टर वाले कंसोल ने वेट किया कि यार ये पूरा का पूरा डेटा का फंक्शन चल जाए फिर मैं काम करूंगा। तो हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे काफ़ी फास्ट हो गई है और डेटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो गया है। तो हमने जो पूरी वो कॉल बैक हेल्थ की दुनिया से स्टार्ट होते होते हम लोग आए हैं, तो हमने फाइनल में ये सीखना था, बस इतना ही है हमारे पास। तो अब समझ जाइए कि दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे किया जाता है। अगेन आखिरी एक बात बोलूंगा, ये काम हम लोग नहीं करते होते, ये हमेशा हमें डेटाबेस रिटर्न करता है, हमने सिर्फ उसको हैंडल करना होता है। सही है, क्लियर है अब? तो ये सबसे ज़्यादा आसान हमारे पास यही है मॉडर्न में। हम लोग जो मॉडर्न जावा सिर्फ 2016 के अंदर आई है, हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। डॉट देन हमारे पास पुराना तरीका, कॉल बैक सेल हमारे पास पुराना तरीका। तो उन्हीं सारी स्ट्रगल से गुजरते हुए हमारे सामने अब ये सबसे आसान तरीका है। तो आप लोगों में यहाँ पे एक बात कह दूं कि अगर आपको कॉल बैक हेल्थ मुश्किल लगे हैं या डॉट देन मुश्किल लगे, तो आप लोग अकलौते नहीं है जिनको मुश्किल लगा है। पहली दफ़ा जावास्क्रिप्ट में 3 दफ़ा एक चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाला गया एक मसले का। कॉल बैक्स एक मसला था, पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग में इस तरह हुआ है। कॉल बैक्स के सॉल्यूशन में डॉट देन निकाला, डॉट देन भी सबके लिए मुश्किलात थी, उन्होंने उसको सॉल्यूशन बेसिंग अवॉइड निकाला है। तो ये सबके साथ होता है, अगर समझने में आ रहा है तो सबको मुश्किलात इसमें देखने मिलती हैं, तो ये इसमें वो नई बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन एट द एंड हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो हमारा यही है। आपने हमेशा ही करना है। मैंने इस दफ़ा 5 दफ़ा डेटा मांगा है 5 यूज़र्स के लिए, तो मेरे पास 5 यूज़र्स के लिए टोटल इतने ही कोड आया है। अच्छा मसला है कि आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ा है। तो जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक फंक्शन बने और उसी टाइम रन हो जाए? क्या कोई ऐसा फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है? एक फंक्शन हम बनाए और उसी टाइम रन हो जाए? नहीं पढ़ा। कोई इफ ईज का नाम हमने कभी सुना हुआ है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये कोई नाम सुना हुआ है? ये फंक्शन बनता है, इसके अंदर किस टॉपिक में मैंने ये समझाया था? एक बड़ा पीछे इसकी बहुत बड़ी थ्योरी समझाई थी मैंने। वेरिएबल स्कोपिंग में हमने समझाया था कि हमारे पास ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है। वॉर की वजह से हमारे पास इफिस इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो मेरे केस भी यहाँ भी ये क्या, इस फंक्शन को एक अलग नाम देना पड़ा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको सिंपली इफिस में कन्वर्ट कर लूंगा। इफिस का तरीका हमारे पास ये था ना, एसिंग, फंक्शन के आगे बस एसिंग हमेशा लाजमी लिखना है ये, और अवेट फेच डेटा 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलो, अब हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन भी सेपरेटली नहीं बनाना पड़ा, ना कॉल करने की जिम्मेदारी है बनेगा। ये हमारे पास पहला पार्ट होता है, ये फंक्शन बनता है इस पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमारे पास फंक्शन इन्वोक हो जाता है। अब इसको दोबारा कभी खुद कॉल नहीं कर सकते, हमने ये इन्वोकिंग का फंक्शन एक्सप्रेशन देखी हुई जब हमने फंक्शंस पढ़े थे, तब देखें एग्जैक्टली हमें सेम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास एट द एंड आके हमारा जितना खुलासा था, जितनी बातें थी, वो इस कोड के ऊपर एंड होती है कि हमें प्रॉमिस हैंडलिंग ऐसे करनी है। ठीक है, ये आसान उन पहले सबसे पहले सबसे आसान है। मकसद हमारा क्या था? हाँ, डेटा हैंडलिंग करना, जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस पे कन्वर्ट करना। कि अगर डेटाबेस वाला या कोई डेटा कोई फंक्शन ऐसा जो इंतजार कर रहा है, तो उसकी वजह से बाकी कोड को वेट ना करना पड़े, तो यहाँ पे यही होगा। जावास्क्रिप्ट कोई बोलेगा कि यार मेरा तो इंतजार लगेगा, तुम एक काम करो मुझे छोड़ के आगे जाओ, जावास्क्रिप्ट आगे जाएगी, देन एट द एंड वहाँ पे वापस आएगी, और ये तब तक अपना काम पूरा कर चुका होगा। ठीक है, और अगेन ये तो हमने जावास्क्रिप्ट को एक सिंक्रोनस के, लेकिन इसके अंदर भी तो काम है ना, वही ईमेल वाली एग्जांपल के, पहले जाके डेटाबेस में ईमेल ढूंढो, ईमेल मिलती है तो पासवर्ड ढूंढो, यहाँ पे भी हमारे पास वही काम होगा। तो सही है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा नुकसान है, अगर मैं आपको बात करूँ, रिजॉल्व के लिए तो ये परफेक्टली काम कर रहा है ना, लेकिन इन केस ये हमारे पास रिजॉल्व की जगह क्या हो जाए, डेटा ना मिले, ये रिजेक्ट हो जाए, मैं लिखा रिजेक्ट समथिंग वेंट रॉन्ग। अब डॉट देन और डॉट कैश के केस में तो हमारे पास कैश था ना, वो हमारे डेटा को सिंपली हैंडल कर लेता ना, हमारे एरर को सॉरी हैंडल करता था ना, वहाँ पे सिंपली लिखा होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ रहा है, इसमें हमारे पास डॉट देन और डॉट कैश तो नहीं करना, डेटा हैंडलिंग कर सके। लेकिन इसमें हमारे पास एक और चीज़ है, एक हमारे पास होता है ट्राई और एक हमारे पास होता है कैच।
ट्राई से मुराद क्या है, इस चीज़ को चलाने की कोशिश करो, अगर तो चल जाए वेल एंड गुड, ना चले तो हमारे पास जो एरर आया है उसको पकड़ लो। तो आप लोगों ने जिस कोड को चलाना होता है ना, जिस कोड को, उस पूरे के लिए आप लोग लिखते हैं ट्राई, और उसके आगे लिखते हैं करली ब्रेसेस। उस पूरे के पूरे कोड को आप रैप कर लेंगे ट्राई के अंदर। जो कोड आपने चलाना है ना, वो पूरा का पूरा आप किस में लिखेंगे, ट्राई के अंदर। और ट्राई की जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन, ये जो करली ब्रेसेस एंड हुई है, इसके बाद आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे कैच का। कैच में हमारे पास आता है एरर, और एरर के बाद आता है हमारे पास ये, बस। इसमें भी हमारे पास एरर हैंडलिंग हो सकती है। अगर प्रॉमिस ने डेटाबेस ने एरर दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो कोड आपने एग्जीक्यूट करानी है, जो लॉजिक है, वो किस में आ जाएगा, सारा का सारा ट्राई के ब्लॉक के अंदर। और एट द एंड आप एक कैच का ब्लॉक लगा देंगे, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर मैं अब आगे देखता हूँ ना, तो देखिए फेचिंग डेटा फॉर ID 1, समथिंग वेंट रॉन्ग, एरर हैंडलिंग हमारी परफेक्टली हो गई है। तो वो मसला नहीं कि बंदा के देन और कैच में एरर हैंडलिंग थी, तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास यहाँ पे भी है। आप जो कोड एग्जीक्यूट करना है वो पूरा का पूरा ट्राई में लिख देंगे, और जो एरर हैंडलिंग है वो हम लोग किस में लिखेंगे, कैच में। तो ये हमारे पास कॉल बैक्स, कॉल बैक हेल्प, प्रोमिस, प्रोमिस चेनिंग, एसिंग अवेड, ये जो मसले हमने अभी सारे के सारे देखे हैं, उन सब का आखिरी खुलासा ये है। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी सबको। जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, मुश्किल था, पहली दफ़ा में सबको मुश्किल लगा होगा। हमें खुद, मैंने जब सीखी थी मुझे भी लगा था, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस जाके लाजमी करनी है। ये जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेन बात, कल की क्लास किसी ने भी मिस नहीं करनी। नेफ्टेक आती है, आए नहीं आती ना है, वो मुझे इशू नहीं है। लेकिन कल इस सारा का जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी ना, इसको हम लोग प्रैक्टिकल कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि ये सबको भी, मुझे ये पूरे यकीन है सबको इस फंक्शन से भी मसला होगा कि ये फंक्शन कैसे बना है, कर क्या रहे। तो मैं कल ये चीज़ प्रूफ करूंगा कि ये चीज़ हम लोग नहीं बनाते हैं, ये हमें डेटाबेस से डन करते हैं। तो मैं एक डमी डेटाबेस, यानी एक रियल डेटाबेस को अपनी जावा से भी साथ कनेक्ट करके वहां से डेटा मांगूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये काम मैं नहीं कर रहा, बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। तो कल की क्लास लाजमी सबने लेनी है। और इंशाल्लाह उसके बाद, कल क्या दिन है, वेनसडे है, कल ये हो जाएगा। थर्सडे को हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट कर लेंगे अपना, और फ्राइडे को फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे इस वीक का हुआ है। कोई सवाल है किधर भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो, बैग निकाल बैग।